मेरा प्यारा बच्चा, जब मैं बात करता हूँ पीरियोडिक टेबल के बारे में, तो कम से कम पहले पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन तो चलो तब भी पता होनी ही चाहिए। आप अगर यहाँ पर बात करो पीरियोडिक टेबल, तो देखिए कि पीरियोडिक टेबल कौन से दो शब्दों से मिलकर बना है। एक वर्ड है दैट इज नोन एज पीरियोडिक। अच्छा, जब कभी भी मैं पीरियोडिक की बात करता हूं तो पीरियोडिक से एक शब्द जो आपके दिमाग में आता है दैट इज पीरियोडिक मोशन। और जब पीरियोडिक मोशन वर्ड आपके दिमाग में आता है तो जरूर एक चीज आती होगी दिमाग में, दैट इज पेंडुलम। आप लोग क्लास 8th में 9th में इसको देखते होंगे। पेंडुलम की एक खास बात होता था कि उसकी अपनी एक मीन पोजीशन होता था, और पहले वो एक साइड जाता है, फिर वो दूसरी साइड क्या जाएगा और फिर वापस अपनी मीन पोजीशन पे आएगा। मतलब एक इंटरवल के बाद वो अपने को रिपीट करता है। तो यहां पे जो पीरियोडिक वर्ड है वो एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है, वो एक्चुअली मेरा प्यारा बेटा रिप्रेजेंट करता है दैट इज रिपीटिशन। ये रिपीटिशन वर्ड को रिप्रेजेंट करता है। और टेबल का मतलब तुम जानते हो, टेबल का मतलब वो नहीं कि जो चेयर टेबल होती है, वो यहाँ टेबल का वो सेंस नहीं है। यहां पर टेबल का क्या सेंस है, यहां पर टेबल का सेंस है दैट इज अरेंजमेंट। यहां पर टेबल का मतलब होता है मेरा प्यारा बेटा अरेंजमेंट। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा जैसे 2 की टेबल, 3 की टेबल। तो अगर 2 की टेबल की भी मैं बात करूं तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो वो भी एक पैटर्न ही है। आप अगर पैटर्न को पहचानने की कोशिश करो तो देखो 2 में 4, 2 ऐड किया तो 4 आया, फिर 2 ऐड किया तो 6 आया। मतलब वो अरेंजमेंट है। और अरेंजमेंट ऐसा नहीं कि किसी भी तरीके से अरेंजमेंट होता है, वो भी एक स्पेसिफिक ऑर्डर में। अरेंजमेंट इन स्पेसिफिक पैटर्न। एक स्पेसिफिक एक स्पेसिफिक पैटर्न में जब हम अरेंज करते हैं तो उसे टेबल कहते हैं। और पीरियोडिक का मतलब होता है रिपीटिशन। अब अगर इन दोनों वर्ड को ही अगर ध्यान में रखो तब भी पीरियोडिक टेबल की डिफिनेशन आपके दिमाग में अच्छे से आ जाएगी। एक आइडिया लग जाएगा कि यार पीरियोडिक टेबल एक अरेंजमेंट होता होगा किसी चीज का, और स्पेसिफिक पैटर्न में होता होगा, और उस अरेंजमेंट करने से किसी चीज का रिपीटिशन होता होगा। अब यहां पर चीजों को थोड़ा एडप्ट करो। अरेंजमेंट भाई किस चीज का होता है, तो भाई अरेंजमेंट होता है एलिमेंट्स का। हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। स्पेसिफिक पैटर्न का क्या मतलब है, स्पेसिफिक पैटर्न का मतलब हो सकता है मे बी इंक्रीजिंग मास। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अगर आप छोड़ दो तो पुरानी जितनी भी पीरियोडिक टेबल थी वो सब इंक्रीजिंग मास पे ही अरेंज थी। या फिर मेरा प्यारा बच्चा यहां पर क्या हो सकता है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ये वो पैटर्न हो गया। और रिपीटिशन किस चीज का होगा, प्रॉपर्टीज का रिपीटिशन होगा। रिपीटिशन किस चीज का होगा मेरा प्यारा बच्चा, प्रॉपर्टीज का रिपीटिशन होगा। अब अगर ये छोटे छोटे जो शब्द हमने ब्रेक करके लिखे हैं इनको तुम एडअप करो तो तुम्हें पीरियोडिक टेबल की पूरी डिफिनेशन मिल जाएगी। व्हाट इज द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल कैन बी डिफाइंड एज द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स। किसका अरेंजमेंट, एलिमेंट का। अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन अ स्पेसिफिक पैटर्न सच दैट दे रिपीट देयर प्रॉपर्टी आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल। वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद अपनी प्रॉपर्टी रिपीट करते हैं। मैं अगर इस डिफिनेशन को लिखूं भी तो क्या लिख सकते हो, पीरियोडिक टेबल होता क्या है, आप कहोगे पीरियोडिक टेबल कैन बी डिफाइंड एज द अरेंजमेंट ऑफ। ये होता क्या है मेरा प्यारा बच्चा, अरेंजमेंट होता है। किसका अरेंजमेंट होता है, एलिमेंट्स का अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन अ स्पेसिफिक पैटर्न। जरूरी नहीं लिखने की जरूरत है कि कौन सा पैटर्न, वो तो बदलता रहता है पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग। अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट इन अ स्पेसिफिक पैटर्न such that they repeat their property, they repeat their properties। वो अपनी प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं मेरा प्यारा बेटा, रिपीट करते हैं आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। एक रेगुलर इंटरवल के बाद, आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल, वो अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट करते हैं। यहां पर ये जो अरेंजमेंट है प्यारा बेटा, यहां पर ये जो अरेंजमेंट है, इसी अरेंजमेंट को ही तुम क्या नाम देते हो, पीरियोडिक टेबल नाम देते हो। मैं क्लास 10th से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, क्या हमें कोई बताएगा कि ये जो प्रॉपर्टी का रिपीटिशन है, रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज, रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज, इस रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं। मैं जिससे पूछूंगा केवल वही बोलेगा, अमन, सात्विक या आलमीन। रिपीटिशन प्रोबेबिलिटी पीरियोडिसिटी होती है। हाँ, रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज को हम एक नाम देते हैं दैट इज नोन एज पीरियोडिसिटी।
एक नंबर में ये भी पूछ लेता है कभी कभी, बड़ी सिंपल सी बात है, लेकिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि आपसे पूछ ले। वो आपसे पूछेगा कि पीरियोडिसिटी क्या होता है, तो आप कहोगे पीरियोडिसिटी यही जो प्रॉपर्टीज का रिपीटिशन है एलिमेंट की, इस रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज को हम जानते हैं किस नाम से, पीरियोडिसिटी के नाम से। और इस अरेंजमेंट को हम किस नाम से जानते हैं, पीरियोडिक टेबल के नाम से। अब मैं अगर इसके आगे की बात करूं तो आप लोगों ने कई तरीके की, इसकी हिस्ट्री पे मैं अगर जाऊं तो आप लोगों ने कई तरीके की पीरियोडिक टेबल पढ़ लिया है। कौन कौन सी पीरियोडिक टेबल पढ़ा है, जैसे मैं बताऊं, सबसे पहले तो आपने लोवाइजर क्लासिफिकेशन सीखा था, जिसमें मेटल नॉन मेटल में क्लासिफाई किया था। इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा होगा डॉबर्नियर ट्रायड, तीन तीन के पैटर्न बनाए थे, मैंने पिछली क्लास में इसको कवर किया था। और कोई बात नहीं, जो नए आज पहली जिनकी क्लास है उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10th में सब कुछ आपने पढ़ रखा है। डॉबर्नियर ट्रायड के बाद अगर मैं जाऊं, नेक्स्ट आपका आता था जिसको हम लोग बोलते थे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ, नेक्स्ट एक आता था जिसको बोलते थे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, जिसमें 8-8 के पैटर्न, 8-8 के बाद एलिमेंट को अरेंज करते थे। भाई एक सुना होगा ना तुमने सारेगामापा वाली कहानी, जो म्यूजिकल नोट्स पे बेस्ड था। इसके बाद एक पीरियोडिक टेबल और आया जिसको हम लोग जानते हैं किस नाम से, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के नाम से। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में मॉडिफिकेशन भी हुआ था, एक मॉडिफाइड भी आया था, हो सकता है आपने पढ़ा हो सकता नहीं पढ़ा हो। इसके हाँ, इसके बाद एक नया आया जिसे हम जानते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एक्चुअली में क्लास 11th में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही है। एक का दुक्का, एक दो क्वेश्चन इधर उधर से आ जाते हैं पुरानी हिस्ट्री से, तो थोड़ा सा हिस्ट्री कवरअप होना चाहिए, लेकिन 95% जो क्वेश्चन बनते हैं क्लास 11th में वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से ही बनते हैं। तो हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से ही सीखेंगे, ये हमारा टास्क है। एक मैं इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को बता दूं, वो इंटरेस्टिंग बात यह है कि इससे पहले जितनी भी पीरियोडिक टेबल थी वो सब किस पर बेस्ड थी, वो सबकी सब मेरा प्यारा बच्चा बेस्ड थी किस पर, हाँ, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे। बिल्कुल सही प्यारा बेटा, वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पर बेस्ड था। लेकिन ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था, मौजले जब आए, ये एक्चुअली मौजले ने नहीं बोला, इन्होंने कई और भी लोगों के कॉन्सेप्ट की हेल्प लिया, जैसे लॉथरमेयर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट की मदद से जो मौजले थे, उन मौजले ने क्या कहा, उन्होंने एक पीरियोडिक टेबल बनाई। उन्होंने सबसे पहले एटॉमिक नंबर पर बेस, एटॉमिक नंबर पर, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पर बेस, एटॉमिक नंबर को ध्यान में रखते हुए एक पीरियोडिक टेबल बनाई। और उस पीरियोडिक टेबल को हम कहते क्या है, उसे हम जानते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में ही यहाँ सीखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, ध्यान दीजिए। पुरानी चीजें लगभग मैंने आपको कवर अप कर दिया है। चलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा सी बातें करते हैं आपसे, थोड़ा समझिएगा। जब मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करता हूं मेरा प्यारा बेटा, तो उसमें चीजें हैं क्या, देख, सबसे पहले तो एक बात अपने दिमाग में बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले एक नंबर की एक डेफिनेशन आता है जिसे हम जानते हैं किस नाम से, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ऐसा ही तुमने पढ़ा होगा मेंडलीव पीरियोडिक लॉ में। मैं जानना चाहता हूं, केवल कोई बहुत बड़ी चीज नहीं पढ़ा रहा हूं, क्लास 10th में सब लोगों ने पढ़ा है, बस केवल मैं ये जानना चाहता हूं कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको पुराना 10th की चीज याद है। कोई बता सकता है मेंडलीव पीरियोडिक लॉ या मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता था? कोई भी एक लोग। एक मिनट, एक मिनट रुक जाओ, मैं पूछता हूँ। प्रणिका आप बताओ, ऐसे आवाज ज्यादा, हाँ। वेरी गुड। मत एटॉमिक नंबर नहीं, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो हम यहाँ पर बोलेंगे क्या कि जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। अभी इसका मतलब भी समझाता हूं। द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट्स की, वो क्या होती हैं? दे आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ, दे आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। यहीं पे मेरी बात याद रखिएगा, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ भी था। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ में इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की जगह पे इंक्रीजिंग एटॉमिक मास था केवल। चलिए ये चीज तो तुम लोगों ने समझा दी हमें, सिंपल सी डिफिनेशन थी, सब लोगों ने याद कर रखी थी, क्योंकि क्लास 10th में भी और क्लास 11 में भी दोनों में एक नंबर में आ जाता है ये। लेकिन मेरा आपसे जो जानने की इच्छा है
वो इस बात की है कि ये स्टेटमेंट कहना क्या चाहता है। अस्मिता, सात्विक, स्पर्श, उदित, कोई एक लोग बताओ, ये जो लिखी है 2 लाइनें वो कहना क्या चाहता है, इसका मतलब क्या है, ये मैं जानना चाहता हूँ। कि जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज है एलिमेंट की, हाँ। वो उसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं, वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं। इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे। तो यहाँ पर पीरियोडिक वर्ड क्या कर रहा है फिर, पीरियोडिक वर्ड का भी तो कोई मतलब होगा जो तुमने बोला उदित आप बताओ। अच्छा अस्मिता या उदित में से कोई एक लोग बोलो। हाँ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट कर। शुभ्रा बोलो बेटा, आप बता रही थी शुभ्रा। repeat properties only increasing mass. हाँ मास का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल चला बच्चा शुभ्रा, तो एटॉमिक नंबर ही तो रहेगा। ठीक है चलिए मैं अब Sequence they change their property on the basis of atomic number in a sequence. हाँ सही है, थोड़ा थोड़ा लगभग सब लोगों का सही है स्टेटमेंट। एक्चुअली वो कह रहा है कि जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी है, रटना तो बाद की बात है, थोड़ा समझ भी तो लो। केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी, भाई प्रॉपर्टीज 2 तरीके की होती है, केमिकल और फिजिकल। जैसे मैं अगर बात करूं किसी भी चीज का, अब ये है माउस, तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है कि ये थोड़ा हार्ड है, डेंसिटी जो हो गई, ये सब इसकी स्टेट जो हो गया, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी में आ जाता है। ठीक। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब अगर मैं इसको H2SO4 से रिएक्ट कराऊं तो कैसे रिएक्ट करेगा, किसी केमिकल सब्सटेंस से कैसे रिएक्ट कराएं तो कैसे रिएक्ट करेगा। तो प्रॉपर्टी बेसिकली 2 तरीके की होती है केमिस्ट्री में, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। किसकी, एलिमेंट्स की। कह क्या रहा है कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब वो रिपीट करेंगे। कब रिपीट करेंगी, जब एलिमेंट को अरेंज किया जाएगा एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पे अरेंज किया जाएगा, केवल और केवल तभी एलिमेंट की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो रिपीट करेंगी। एक बच्ची ने बोला था, वो भी सही था, कि जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी है वो इनडायरेक्टली एटॉमिक नंबर पे, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रहा है। इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रहा है तभी उनकी प्रॉपर्टी रिपीट कर रही है। फिलहाल समझ तो गए ही होगे थोड़ा थोड़ा। आपको जब एग्जाम में आएगा तो 1 नंबर में ये डिफिनेशन आप प्रॉपरली लिख जरूर लीजिएगा। ठीक है, कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के डिफिनेशन क्या होता है। 1 नंबर में कई बार हर स्कूलों में आता है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे आईएससी बोर्ड हो। पूछा जाता है कि बताओ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है, आप बोलोगे द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, बात खत्म। ठीक है, जब ये बात बोल दी गई कि हाँ जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती हैं वो तभी रिपीट करेंगे जब एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे, तो मॉजले ने जब ये बात बोला तो उन्होंने एक पीरियोडिक टेबल बना दी और उस पीरियोडिक टेबल को एक नाम दिया गया, दैट इज नोन एज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब चलिए हम उसी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे चलते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे आऊं, मैं यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ड्रॉ कर रहा हूं, तो जब मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करूंगा तो कम से कम आप एलिमेंट्स को जरूर एक बार दिमाग में रिकॉग्नाइज करिएगा कि ये एलिमेंट होते हैं। देखिएगा, जैसे हमने कहा यहाँ हाइड्रोजन आ गया पहला ग्रुप, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है जी। नेक्स्ट बेरिलियम, आप एक लाइन छोड़ दिया करिए, मतलब पहला वाला एलिमेंट छोड़ दिया करिए। ये पीरियोडिक टेबल सबको याद करनी है। क्यों याद करनी है, कैसे याद करनी है, मैं इस पे भी बात करूंगा। दूसरा है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोंटेनियम, बेरियम एंड रेडियम। ठीक है, ये पहला ग्रुप हो गया और दूसरा ग्रुप हो गया। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। फिर आप यहाँ 2 एलिमेंट छोड़ सकते हो। 2 एलिमेंट के बाद क्या जाएगा, स्कैंडियम, यटरबियम, लंथानियम, एक्टिनियम। फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम, रदरफोर्डियम। फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका वेनेडियम, नियोबियम, टेंटालम, डबनियम। फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, सीबॉर्जियम। फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा मैग्नीज, टेक्नीशियम, रीनियम, बोरियम। फिर यहाँ पर आ जाएगा मेरा अच्छा आपका आयरन, रेडिनियम, ऑस्मियम, हसियम। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, मेटनीरियम। फिर यहाँ पर आ जाएगा आपके सामने निकल, पैलाडियम, प्लेटिनम, डार्मेस्टेडियम। फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। यहाँ पर कुछ अननबियम करके एलिमेंट है, मैं उनको नहीं लिख रहा हूँ। आफ्टर दैट फिर अब स्टार्ट हो गया है यहाँ पर पी ब्लॉक। सेकेंड चैप्टर कुछ बच्चे पढ़े हैं, उनको आइडिया लग रहा होगा मैं पी का मतलब यहाँ पर क्या है। पी सबसेल होता है। फिर यहाँ पर आप इसके सामने देखो, इसके सामने में बनाऊंगा, क्या बनाया मैंने, बोरॉन। फिर यहाँ पर देखो बनाया मैंने एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम।
फिर यहाँ पर आ गया आपका कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, टिन एंड लेड। फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम, पोलिनियम। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको पूरी पीरियोडिक टेबल याद है? मैं जानना चाह रहा हूँ केवल। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टिटीन। कौन बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी तक याद कर लिया पूरी पीरियोडिक टेबल? नहीं याद किए तो बड़ी गंदी बात है। चलिए, 30 तक याद। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। चलिए मैं बताता हूँ। एक्चुअली मैंने जो देखा है और जो मैंने फील किया है कि अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि वो 20 तक या 30 तक याद करते हैं पीरियोडिक टेबल, लेकिन वो जो पीरियोडिक टेबल याद भी करते हैं वो ऐसे याद करते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टली वो याद करते हैं। लेकिन मैं तुमको एक बता दूं कि जब प्रॉपर्टीज की बात आती है तो आपको जरूरत पड़ती है केवल ग्रुप वाइज। मतलब ऐसा नहीं कि 30 तक याद किया है तो उसका कोई यूज ही नहीं है, यूज तो होगा ही होगा। लेकिन अधिकतर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को समझने के लिए, इवन जब आप कॉम्पिटिटिव अप्रोच के लिए जाते हो, खासकर आईआईटी, नीट, मेडिकल के लिए, तो आपको पीरियोडिक टेबल की पोजीशन बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं तो कोई बता सकता है कि ये जो वर्टिकल कॉलम होते थे इनको क्या कहते हैं? ये वर्टिकल कॉलम जो होते थे उनको क्या कहते हैं? ग्रुप। ग्रुप कहते हैं, सबको पता है, वेरी गुड। पहले इनको 1A 2A ऐसे करके रोमन में रिप्रेजेंट करते थे। 1990 में IUPAC एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कुछ रिकमेंडेशन, वहां पर एक बदलाव किया गया। वहां पर न्यूमेरिकल यूज किए जाते हैं सीधे। कहा गया कि भैया आप 1A 2A की जगह पर सीधे न्यूमेरिकल वर्ड यूज करोगे। 1 2 3 4th ग्रुप, 5th ग्रुप, 6th ग्रुप, 7th ग्रुप, 8th ग्रुप, 9th, 10th, 11। यहां पर आपका स्टार्ट हो जाता है, कुछ गड़बड़ हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? इसका निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, डायरोस्टिनम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। अच्छा, एक छूट गया था, सॉरी बेटा, एक छूट गया है, यहां पर बना देता हूं, कोई बात नहीं। किसी को पता है कौन वाला छूटा है? मतलब याद नहीं है। निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, डायरोस्टिडियम, यहां आ जाता है आपका कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। फिर यहां एक आ जाता है जिंक, कैडमियम, मरकरी। जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये छूट गया था, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर अगर आए तो ध्यान से देखो, तो ये क्या आ गया? 11th ग्रुप, ये आ गया 12th ग्रुप। यहाँ 13 से स्टार्ट होता है ना, इसीलिए मुझे समझ में आया कि गलत है कुछ। 14, 15, 16, 17 और 18। ये देखिए फर्स्ट पीरियड है, ये सेकेंड पीरियड है। जो ये हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं इनको पीरियड बोलते हैं। ये आपके सामने थर्ड पीरियड हो गया, ये फोर्थ पीरियड हो गया, ये फिफ्थ पीरियड हो गया, ये सिक्स पीरियड हो गया, ये सेवंथ पीरियड हो गया। तो सबसे पहले देखिए, पहले तो मैं कुछ बेसिक जानकारी दूंगा। सबसे पहले तो बेसिक जानकारी तुम्हें पता होनी चाहिए, वो ये पता होनी चाहिए कि जो वर्टिकल कॉलम होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको कहते हैं हम ग्रुप। और जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं उन हॉरिजॉन्टल रोज को हम क्या नाम मेरा प्यारा बच्चा देते हैं? उन्हें हम पीरियड कहते हैं। टोटल 18 ग्रुप होते हैं और 7 पीरियड होते हैं। ये चीज नोट डाउन कर लीजिएगा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप होते हैं और 7 पीरियड होते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1, बात नंबर 1। अब दूसरी चीज समझना, दूसरी चीज ये समझना है प्यारा बेटा कि यहां से 2 ग्रुप बाहर निकले हैं 3D में। ये इस तरीके से 3D में बाहर निकले हैं। 3D का मतलब मैं समझाता हूं। देखो ऐसे, जैसे ये प्लेन है, अब इस प्लेन में ऐसे बाहर निकले हैं। अब आपको सर ऐसे तो नहीं होते, हम तो नीचे बना देखते हैं, लेकिन वो 3D में ही निकले क्योंकि उनका ग्रुप 3 ही माना जाता है। लेकिन भाई 3D को तुम 2D में रिप्रेजेंट कैसे करोगे? ये भी तो है, इसीलिए उनको नीचे बना दिया गया। वो कौन कौन से होते हैं उनको उतना ज्यादा याद करने की कोई जरूरत तुम्हें पड़ती नहीं है। वैसे मैं बता दूं कौन कौन से होते हैं। उसमें आपका सीरियम, प्रसोडियम, नियोडियम, प्रोमिथियम, समैरियम, यूरोपियम, गाल्डोनियम ऐसे करके आ जाते हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूं। एक इनमें से होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लैंथेनॉइड सीरीज, एक को हम नाम देते हैं लैंथेनॉइड सीरीज, और एक को हम लोग नाम देते हैं एक्टोनाइड सीरीज। नाम देने का रीजन क्या है? क्योंकि यहीं से वो बने हुए हैं, लैंथेनॉइड और एक्टोनाइड से ही आगे कंटिन्यू किए हैं। अच्छा, ये 3D में बाहर निकले हैं, ये कैसे हम जाने? ये बात मैं एक बार बोल चुका हूं, लेकिन तब भी फिर से बता रहा हूं। देखिए तुम चेक करो, यहां कार्बन का एटॉमिक नंबर अगर देखो तो कितना होता है? 6। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। ऑक्सीजन का कितना होता है? 8। मतलब एक क्रम में इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन यहां पर देखो तो यहां पर ऐसा नहीं है। आप चेक कर लीजिए, देखिए एक बार चेक करके बताता हूं। आप ये पीरियोडिक टेबल में आए, देखिए लैंथेनियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 57। यहां पर देखिए कितना है? 57।
57 के बाद फिर अगला एटॉमिक नंबर कितना है देखिए 72। अब यहां पर देखो 57 ये है, अब 58, 59, जब ये 71 खत्म हुआ है तब यहां पर 72 स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब समझ रहे हो आप लोग क्या है, मतलब इतने जो एलिमेंट है यहां से यहां तक जो एलिमेंट है वो उन दोनों के बीच में है। अब उन दोनों के बीच में कैसे प्लेस हो सकते हैं, ऑब्वियसली चीज नहीं प्लेस हो सकते हैं, इसीलिए उनको ऐसे 3D में प्लेन के बाहर माना गया है। तो एक तो बात ये दिमाग में समझ लीजिए, तो दो सीरीज है, एक लैंथेनॉइड सीरीज और एक्टोनॉइड सीरीज, ये प्लेन के बाहर है। ये तो पीरियोडिक टेबल है, नीचे वाली की जरूरत नहीं पड़ती है। इवन जब तुम कॉम्पिटिटिव अप्रोच में भी जाते हो तो उतना ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होता है, याद कर लो तो वेल गुड है, लेकिन अभी मिनिमम जो याद करना है वो इतना याद करना है। कुछ बातें मैं और बोलूंगा। यहां पर ये जो शुरू के दो ग्रुप होते हैं इन्हें हम एक ब्लॉक का नाम देते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, एस ब्लॉक। यहां से यहां 13 से लेके 18 तक जो होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, पी ब्लॉक कहते हैं। अच्छा कोई बोलेगा कि एस ब्लॉक क्यों कहते हैं, शायद मैं पढ़ाया हूं कभी, ये मैंने सेकंड चैप्टर में पढ़ाया हूं, कुछ पता है किसी को एस ब्लॉक क्यों कहते होंगे, पहले दो ग्रुप को एस ब्लॉक क्यों कहते हैं, कोई भी लोग बोलो। कंचन, लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो एस है। हाँ बिल्कुल सही अस्मिता, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एस सबसेल में ही जाता है। तुम किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन करो, जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जो नए बच्चे हैं हो सकता है उनको कॉन्फ़िगरेशन आता हो नया वाला 1s2 2s2 वाला, अगर नहीं भी आता होगा तो आप सीख लेना। जैसे मैं मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन करूं तो यहां पर कॉन्फ़िगरेशन करोगे, एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, तो कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2। तो देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसके अंदर आ रहा है, एस के अंदर आ रहा है। सर ये एस क्या है, एस एक्चुअली में सबसेल होते हैं। सर सबसेल क्या होते हैं, एटम के अंदर कुछ रीजन होते हैं वो अलग अलग डिवाइड किए जाते हैं नाम से, तो वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल अगर आपको सेकेंड चैप्टर नहीं क्लियर है तब तक के लिए बस याद रखो कि पहले दो ग्रुप को एस ब्लॉक कहते हैं, उनको कहते हैं पी ब्लॉक। पहले मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पूरी जानकारी यहां दे रहा हूं, फिर चैप्टर स्टार्ट करूंगा। और ये जो बीच में है इनको हम लोग नाम देते हैं, दैट इज नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट। इनको हम क्या कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट, ये बात समझ लीजिए पहले अच्छे से। और जो नीचे होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट। सबका आंसर वही है। क्यों हम उस ब्लॉक का एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि जब उनका कॉन्फ़िगरेशन किया, हाँ जब उनका कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है तो वो अपने उस करस्पॉन्डिंग सबसेल में ही लास्ट इलेक्ट्रॉन भेजता है। जैसे मैं आयरन की बात करूं एक एग्जांपल के तौर पे, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, दैट इज 26। आप कॉन्फ़िगरेशन करके देखिए, जिनको कॉन्फ़िगरेशन पता है तो समझ रहे होंगे, जिनको नहीं पता है परेशान मत होइएगा। कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, ये कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। अब देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, डी के अंदर गया है, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में गया है, इसीलिए ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट हुआ, डी ब्लॉक का एलिमेंट हुआ। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, थोड़ी बहुत जानकारी चलो आपको आइडिया लग गई। आपको ये पीरियोडिक टेबल पूरी की पूरी याद करनी है, ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। सर याद करना है क्या, तो याद करने के लिए पहले तो अपने दिमाग में ये हटा दीजिए कि मैं आपको कुछ पैटर्न सिखाने जा रहा हूं। पैटर्न तुमको नेट पे सर्च करोगे ना, हर यूट्यूब में तुमको पैटर्न ही मिलते रहेंगे, ऐसे ऐसे मिलेगा, हाली ना करब कैसे, फिर बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, पता नहीं कितने कितने पैटर्न मिल जाएंगे, अलग अलग तरीके के पैटर्न मिल जाएंगे। लेकिन मैं तुमको एक बात बता दूं, पैटर्न याद कर लिया है कोई बात नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारा 1-2 सेकंड वो लेके जाएगा ही जाएगा। पता चला तुम कंपटीशन में बैठे हो, तुम्हें सेकंड ग्रुप याद करना है, तो पहले दिमाग में लाओगे यार अच्छा वो पैटर्न ये था, बेटा मांगे कार स्कूटर, फिर तुम उसके अकॉर्डिंग लिखोगे, वहां पर और भी तुम टाइम बचा सकते हो। तो मैं नहीं चाहता हूं कि तुम पैटर्न याद करो, क्योंकि पैटर्न याद करके तुम फिर उसको याद करो, इससे अच्छा डायरेक्ट याद करो। उतना कोई कठिन टास्क नहीं है कि याद होगा ही नहीं। मैंने अपने टाइम में इसको क्लास 10th में याद किया था, पूरा मेमोराइज किया था। करना क्या है, कैसे याद करें, तुम पहले दिन, ये मैं हमेशा बोलता हूं बच्चों को, ऐसे ही बताता हूं, आप पहले दिन घर पे हो, माना आप घर पे हो, आप पहला ग्रुप याद करना चालू किए, आपने याद किया हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम, अब सिंबल लिख के प्रैक्टिस कर लिया और पूरे दिन रिवाइज किया। ये थोड़ी कि तुम पूरी पीरियोडिक टेबल याद करो, कौन कह रहा है, एक ग्रुप तो याद ही किया जा सकता है, 7 एलिमेंट, हाइड्रोजन लिथियम जैसा मैंने याद किया था। अब पहले दिन में गया तो हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम हाइड्रोजन, और जबकि मुझे कम याद, मुझे ये चीजें याद नहीं होती, बहुत कम जल्दी मुझे मेमोराइज होती है।
तो पहले दिन हमने याद किया हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, और पूरे दिन रिपीट किया। अब अगले दिन हम गए फिर सेकंड ग्रुप याद किया, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, और पहला रिवाइज कर लिया हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। अब देखिए जैसे जैसे आप जाओगे, टोटल 18 ग्रुप हैं, तो नियम के अकॉर्डिंग 18 दिन ही लगने चाहिए आपको पूरी पीरियोडिक टेबल याद होने में। बाकी के 12 दिन उसको रिवाइज करोगे और उसके बाद तुम कभी भी अपनी जिंदगी में पीरियोडिक टेबल भूलोगे नहीं। पीरियोडिक टेबल याद होना एक बहुत जरूरी टास्क है, इतना भी नहीं कि उसके बिना काम नहीं चलने वाला, लेकिन अगर आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए जा रहे हो तब तो याद होना ही चाहिए यार। पता चला तुमको ग्रुप नंबर 15 का कोई एलिमेंट आ गया, एर्सेनिक, अब एर्सेनिक जो जाओ तो ग्रुप नंबर 15 का है, अब हमको पता है ग्रुप नंबर 15 का है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, वैलेंसी 3 है, मुझे रटा है क्यों, क्योंकि ग्रुप याद है हमको कहां पे है वो उसकी लोकेशन। तो आपसे कोई पूछ ले कि ग्रुप नंबर 14 बताओ तो बता दोगे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। अब कहां तक याद करने जाओगे उसका पैटर्न। तो मैं पहले तो बच्चों को यह जरूर बोलता हूं कि अगर पैटर्न की कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठाए हुए हो तो कम से कम आप पैटर्न वाला कॉन्सेप्ट तो दिमाग से हटा ही दो। बात नंबर 1, तो ये आप लोगों का टास्क है। अगली बार मैं कैमरा ऑन करा के एक एक ग्रुप आप लोगों से पूछूंगा, ठीक है। मैं कहूंगा देखिए एक ही ग्रुप, मतलब 18 दिन पे ही मैं आपको रिवीजन कराऊंगा। तो कल से आपका ये डे स्टार्ट हो जाएगा। डे को उस तरीके से मत लीजिएगा कि जब केमिस्ट्री का लेक्चर आएगा तभी, केमिस्ट्री अल्टरनेट पे होता है, तो मैं हर दिन 2 ग्रुप पूछूंगा जब मेरी क्लास होगी। तो जब आप आओगे तो अगले दिन 2 ग्रुप, अगले दिन 2 ग्रुप। बताते समय मैं कैमरा ऑन करा लूंगा, आई कांटेक्ट रखूंगा ध्यान, फिर आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। नहीं बता पाओगे तो मैं आपके पेरेंट्स को तुरंत पीछे से बुला लूंगा कि भैया देखो आपका बच्चा बहुत टैलेंटेड है और कुछ याद नहीं कर रहा है। अब ये देखिए इतनी बातें तो थोड़ा थोड़ा समझ गए कि यार ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसा होता है। इसमें 18 वर्टिकल कॉलम है, इन वर्टिकल कॉलम को ग्रुप बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं उनको क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। चलिए जी आगे बातें करते हैं। ये जो पहला पीरियड है इसको बोलते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड, इसको बोलते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड। क्यों? क्योंकि उसके अंदर 2 ही एलिमेंट है। देखिए इसको शॉर्टकट हमने लिख दिया, याद रखिएगा। इसको क्या बोलते हैं, वेरी शॉर्ट पीरियड, क्योंकि 2 एलिमेंट होते हैं। क्या भरोसा कह दे कि राइट द नेम ऑफ एलिमेंट ऑफ वेरी शॉर्ट पीरियड, पता तो होना चाहिए। ये जो सेकंड और थर्ड होते हैं इन दोनों को हम क्या कहते हैं, इन दोनों को हम कहते हैं शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड क्यों कहते हैं, क्योंकि इन दोनों में 8 एलिमेंट होते हैं, 8 एलिमेंट। इन दोनों में कितने एलिमेंट होते हैं, 8 एलिमेंट। तो इनको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट पीरियड कहते हैं, ठीक है। फोर्थ एंड फिफ्थ इन दोनों को हम क्या कहते हैं, इन दोनों को हम लॉन्ग पीरियड कहते हैं, इन दोनों को हम लॉन्ग पीरियड कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों में 18 एलिमेंट होते हैं। जो ग्रुप नंबर 66 होता है इसको हम कहते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड, इसको हम कहते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड। क्यों? क्योंकि इसमें 32 एलिमेंट होते हैं। और जो लास्ट होता है 7th वाला, इसको हम वेरी लॉन्ग तो कहते हैं लेकिन इनकम्प्लीट भी कहते हैं, वेरी लॉन्ग एंड इनकम्प्लीट, क्योंकि इसमें बहुत सारे एलिमेंट अभी डिस्कवर नहीं हुए हैं। इसमें से कुछ हो गए हैं, ये नहीं कि जितने डैश लगाए हैं सब नहीं डिस्कवर हुए, कुछ हुए कुछ नहीं हुए, इसलिए इसको वेरी लॉन्ग और इनकम्प्लीट कहते हैं। ये जानकारी एक और समझा दी मैंने, ज्यादा जानकारी नहीं दी है मैंने आपको। मैंने केवल इतनी जानकारी दी है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर पर बेस होती है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को मॉजले ने बनाया था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप होते हैं, वर्टिकल कॉलम को कहते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड होते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज को कहते हैं, ठीक है। अच्छा बताओ पहले ग्रुप को क्या कहते हैं, किसी को याद है? पढ़ाया था मैंने, पहले ग्रुप को कहते हैं क्या? हाँ, पहले ग्रुप को एल्कली मेटल्स कहते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई एल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं, एसिड बेस पढ़ा होगा तुमने, एल्कली का मतलब बेसिक नेचर के, तो आप कहोगे, हाँ आप कहोगे क्या कि ये जो एलिमेंट हैं इन एलिमेंट के, एलिमेंट नहीं होता है बेसिक नेचर का। ये ना बोलने लगना कि सर एलिमेंट बेसिक नेचर के होते हैं, फिर तो हमारी बेइज्जती करा दी तुम अपने स्कूल में। आप सीधे क्या बोलोगे कि जो एलिमेंट हैं इनके जो ऑक्साइड होते हैं और इनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं ये बेसिक नेचर के होते हैं। इनके ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, मतलब ऑक्सीजन के साथ जब जुड़ते हैं तो ऑक्साइड बनाते हैं, जब OH के साथ जुड़ते हैं तो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो इनके ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ये बेसिक नेचर के होते हैं। चलिए ग्रुप नंबर 2 पे आ जाता हूं। हाँ बोलो बेटा। सर पीरियड 8 को भी वेरी लॉन्ग बोलते हैं, और फिर 7 को भी। फिर से बोलो बेटा। अस्मिता बेटा फिर से बोलो। पीरियड 7 को भी very long बोलते हैं
हाँ, पीरियड 7 को भी वेरी लॉन्ग बोलते हैं, बट हम बोलते क्या है, वेरी लॉन्ग एंड इनकम्प्लीट। एक वर्ड और ऐड कर लेते हैं उसमें, इनकम्प्लीट। ठीक है, देखो मैंने वही लिखा, देखो वीएल, वीएल का मतलब वेरी लॉन्ग, वेरी लॉन्ग उसको भी बोलते हैं, लेकिन इनकम्प्लीट साथ में वर्ड ऐड कर देते हैं। ठीक, अब ये देखो ग्रुप नंबर 2 आ गया। ग्रुप नंबर 2 को देखो क्या कहते हैं, ग्रुप, अल्कली हाँ वेरी गुड, ग्रुप नंबर 2 को हम क्या कहते हैं, एल्कलीन अर्थ मेटल कहते हैं। रीजन वही है, रीजन क्या है कि भाई ये अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं और इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। ग्रुप नंबर 18 इनको क्या कहते हैं, ग्रुप नंबर 18 को नोबल नोबल गैस। एक नाम और था इसका कोई, जीरो जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप तो उसमें बोला गया था बेटा, मेंडलीव में नाम दिया गया था, जीरो ग्रुप के तौर पे ऐड किया गया था। यार जीरो ग्रुप क्यों बोलोगे जब 18 ग्रुप है, जबरदस्ती जीरो ग्रुप बोल दोगे। एक नाम, इनर्ट गैस है, हाँ इनर्ट गैस से नाम होता है इसका, एक नाम इनर्ट गैस है। रेयर गैस है, हाँ इसका एक नाम रेयरर गैस भी है। ये 3 नाम है इसके। ठीक है, चलो अब मैं जो नए बच्चे आए हैं इनसे मैं पूछना चाहता हूं, जैसे शेफाली, मांडवी, दिव्या, आप लोग बताओ कि नोबल गैस कहते क्यों हैं इनको, ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट को। कोई आइडिया किसी को? शेफाली, मांडवी, दिव्या और विनीत। हाँ बेटा, सर ये लीस्ट रिएक्टिव होती है। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। अब अधिकतर बच्चों को यही जानकारी है कि लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, लेकिन इनके शब्दों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, देखना। इनट, हाँ तुम पढ़ चुकी हो ना, इसीलिए तुम अस्मिता कह रही हो, मैं बताऊं, नहीं तुम मत बताओ, अभी जब नया टॉपिक आएगा तो पूछेंगे। इनर्ट गैस का मतलब ये रिएक्ट नहीं करते, नो रिएक्ट। इनर्ट का नाम का ही मतलब ये होता है नो रिएक्ट। नोबल का मतलब होता है वेरी लेस रिएक्टिव। अब आप तो कहो सर एक ही चीज है, नो रिएक्ट और लेस रिएक्टिव तो एक ही चीज हो गया ना, अलग अलग हुआ ना। नो रिएक्टिव का मतलब रिएक्ट करेंगे ही नहीं, और लेस रिएक्टिव का मतलब थोड़ा बहुत रिएक्ट करेंगे। पहले लोगों को लगता था कि रिएक्ट करेंगे ही नहीं, तब इसका नाम था इनर्ट गैस, जो इनर्ट नेचर रखे। नोबल का मतलब होता है जैसे हजारों में कोई एक पर्सन होता है जो नोबल होता है, हम कहते हैं वो नोबल पर्सन है। तो बिल्कुल वैसे ही नोबल गैस जो होती है वो बहुत कम रिएक्ट करती थी, पहले नहीं रिएक्ट करती थी, बाद में पता चला, जैसे जिनॉन के बहुत कंपाउंड मिलते हैं, जिनॉन हेक्साफ्लोराइड, बाद में डिस्कवर हुए, नोबल गैस के भी कंपाउंड डिस्कवर हुए, तब इसको नोबल गैस के नाम से जाना जाने लगा। रेयरर का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये बहुत लेस क्वांटिटी में पाई जाती है। अगर मैं जितनी भी गैस हैं अर्थ के अंदर, मैं उसको मान के चलूं 100%, अगर सारी गैस को मैं 100% मानूं, तो यहां पर ये जो नोबल गैस हैं ये 1% के बराबर भी नहीं है, ये बहुत कम पाई जाती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया रेयरर गैस। तो ग्रुप नंबर 18 को हम कहते हैं नोबल गैस, ग्रुप नंबर 18 को कहते हैं हम लोग इनर्ट गैस, ग्रुप नंबर 18 को हम कहते हैं रेयरर गैस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ ग्रुप नंबर 17, बताओ जरा ग्रुप नंबर 17 को क्या कहते हैं? हेलोजेंस। कोई बताएगा हेलोजेंस कहते क्यों हैं? हाँ, ये क्योंकि सॉल्ट फॉर्मिंग है, क्योंकि इनका नाम जो है, हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, जन का मतलब होता है फॉर्मिंग, क्योंकि ये सॉल्ट बनाने का काम करते हैं, ये सॉल्ट फॉर्मिंग है। ये नहीं कि बनाते हैं, एक्चुअली पहले सॉल्ट इसी के होते थे, जैसे इसी के अंदर देखो क्लोरीन है, इसी के अंदर ब्रोमीन है, इसी के अंदर आयोडीन है, तो पहले NaCl, KCl, NaBr, KBr, ये जो कॉमनली सॉल्ट होते थे, जो मेन सॉल्ट होते थे, वो इसी ग्रुप से देखे गए, तो लोगों ने इसका नाम क्या रख दिया, इसका नाम रख दिया हेलोजेंस। हेलो का मतलब सॉल्ट, जन का मतलब फॉर्मिंग। तुम किसी दूसरे से पूछ भी सकते हो कि अच्छा बताओ हेलोजन को हेलोजन क्यों कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए उसका आंसर। हेलोजन को हेलोजन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सॉल्ट फॉर्मिंग है, सॉल्ट बनाने का काम करते हैं। ग्रुप नंबर 16 बताइए क्या क्या नाम से जाना जाता है ग्रुप नंबर? ऑक्सीजन फैमिली। नहीं नहीं, ऑक्सीजन फैमिली के अलावा कुछ और नाम है। हाँ, इनको एक नाम नहीं, चैल्कोजेंस, इन्हें एक नाम देते हैं चैल्कोजेंस, बिल्कुल सही। अब चैल्कोजेंस क्यों कहते हैं बताओ जरा? क्योंकि और फॉर्मिंग होता है। हाँ, इन्हें चैल्कोजेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ओर फॉर्मिंग होते हैं। सर ओर फॉर्मिंग का क्या मतलब है? क्लास 10th में तुमने पढ़ा होगा, मेटलर्जी चैप्टर, मेटलर्जी में पढ़ा होगा ओर और मिनरल। ओर में पढ़ा होगा कि अधिकतर ओर तुमको ऑक्साइड की फॉर्म में मिलते हैं या सल्फाइड की फॉर्म में मिलते हैं। व्हाट इज मीन बाय ऑक्साइड एंड सल्फाइड? ऑक्साइड एंड सल्फाइड का मतलब है कि जब कोई ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो तो ऑक्साइड, और जब कोई सल्फर के साथ कंबाइन हो तो सल्फाइड। तो देखा गया कि ज्यादातर जो एलिमेंट है
उनके जो ओर होते हैं वो ऑक्साइड या सल्फाइड की फॉर्म में पाए जाते हैं और ऑक्सीजन और सल्फर इसी में मिलता है, इसीलिए ग्रुप नंबर 16 को एक नाम दिया गया चैल्कोजेंस। अच्छा सर, ये इतनी छोटी छोटी जानकारी हम लेके करेंगे क्या? क्या भरोसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक आ जाए और आपसे कहे कि पहचानो इनमें से कौन चैल्कोजेन फैमिली का है, टिक करना हो कि पहचानो कौन चैल्कोजेन फैमिली का है, तो नॉलेज तो रखनी पड़ेगी ना नंबर लाने के लिए। ये नहीं कि आपको मैं रटवा दूं 8-10 क्वेश्चन और उसी से काम चल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बाद में जरूर बताएंगे, लेकिन स्टार्टिंग में 100 आउट ऑफ 100 के लिए कंप्लीट जानकारी आपको दिमाग में बैठानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रुप नंबर 15 को क्या कहते थे, अभी बताया था किसी ने? हाँ कोई बताए? हाँ पिनिकोजेंस कहते हैं। अब ये भी बता दो भाई पिनिकोजेंस कहते क्यों हैं? ग्रुप नंबर 15 को पिनिकोजेंस कहते क्यों हैं? याद है किसी को? नहीं याद है। हाँ, इनको पिनिकोजेंस इसलिए कहते हैं मेरा प्यारा बेटा क्योंकि ये बैड स्मेलिंग कंपाउंड होते हैं, क्योंकि पिनिको का मतलब बैड स्मेल। इनके जो कंपाउंड होते थे ये बहुत गंदी स्मेल प्रोड्यूस करते हैं इनके कंपाउंड, तो ये बैड स्मेलिंग कंपाउंड होते हैं, इसलिए इनको नाम दिया गया पिनिकोजेंस। याद रखिएगा, इनको पिनिकोजेंस भी कहते हैं। और कभी कभी ग्रुप के पहले एलिमेंट के बेसिस पे हम उसको फैमिली का नाम दे देते हैं, जैसे हम कहते हैं बोरॉन फैमिली, हम कहते हैं कार्बन फैमिली, हम कहते हैं नाइट्रोजन फैमिली, हम कहते हैं ऑक्सीजन फैमिली। ऐसे मतलब पहले एलिमेंट की बेसिस पे भी उसका नाम दे दिया जाता है ग्रुप का नाम। अच्छा, इसका एक नाम था, बड़ा अच्छा नाम था, ये कॉपर सिल्वर गोल्ड का एक नाम था। इन्हें हम क्या नाम देते थे? इन्हें हम कहते थे क्वाइनेज मेटल्स। इन्हें हम क्वाइनेज मेटल्स ले कहते थे क्योंकि इनके क्वाइन बनते थे। क्वाइंस पहले तुम देखते नहीं थे, कॉपर के, सिल्वर के, गोल्ड के, इनके ही क्वाइन बनते थे, इसलिए इनको क्वाइनेज मेटल के नाम दिए जाते हैं। ठीक है, तो आप अपनी नजरों के सामने जो देख रहे हो इसे कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मॉजले ने दिया। किस बेसिस पे एलिमेंट को अरेंज किया गया? इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। कितने ग्रुप होते हैं? 18 ग्रुप, वर्टिकल कॉलम को कहते हैं। कितने पीरियड होते हैं? 7 पीरियड, हॉरिजॉन्टल रोज को कहते हैं। पहला ग्रुप एल्कलाइन अर्थ मेटल, सॉरी एल्कली मेटल, फिर दूसरा एल्कलाइन अर्थ मेटल, और कुछ बेसिक जानकारी हमने दे दिया। इधर वाले को एस ब्लॉक कहते हैं, इनको हम कहते हैं डी ब्लॉक, इसको पी ब्लॉक, नीचे वाले को एफ ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक का एक नाम और है, इसको कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। इनको एक नाम और दिया जाता है, इनको कहते हैं हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल भी कहते हैं। अब ट्रांजिशन एलिमेंट कहते क्यों हैं? क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मिड में आती है। क्योंकि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं इनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो इन बिटवीन द मिड ऑफ एस एंड पी के बीच में आती है। जैसे तुम रेडियाई की ही बात कर लो तो रेडियस पहले वालों से थोड़ी छोटी होगी, बाद वालों से थोड़ी बड़ी होगी। हाँ बोलो बेटा स्मिता। सर 13 और 14 को सिर्फ बोरॉन फैमिली और कार्बन फैमिली बोलेंगे, कोई और स्पेसिफिक नेम नहीं है? बड़ा और स्पेसिफिक नेम तो नहीं है जितना मुझको जानकारी है, नहीं तो मैं आपको जो पूरा कंप्लीटली बताता। ठीक बेटा, अब हो सकता है हो लेकिन मुझे ना याद हो, लेकिन जितना मेरी जानकारी है कॉम्पिटिटिव लेवल तक उसमें मुझे इनके स्पेशल नाम नहीं कोई मिले। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी एस और पी ब्लॉक के मिड में आती है, इसीलिए इनको कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। और ये हाँ बोलो सर ग्रुप 18 के लिए ये तीनों नेम यूज कर सकते हैं? हाँ, ग्रुप 18 के लिए तीनों नेम यूज कर सकते हो, नोबल गैस, इनर्ट गैस, रेयर गैस, तीनों नाम यूज कर सकते हो। अच्छा, एफ ब्लॉक को एक चीज और बोला जाता है, एफ ब्लॉक को हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनको हम क्या कहते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। आज हमने पहले पीरियोडिक टेबल का ऑपरेशन किया है, पहले आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को समझ तो लो उसमें किसको क्या कहते हैं, तब आगे पढ़ेंगे। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहने का रीजन क्या है? क्योंकि देखो ये ट्रांजिशन के अंदर से ही निकले हैं, देखो यहां से ये ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर से ही निकले हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो ये है जानकारी किसके बारे में? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। उम्मीद करता हूं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में जो कंप्लीट जानकारी मैंने दी है वो आप अपने दिमाग में मेंटेन करोगे। इसको मेमोराइज जरूर करना है आपको। कैसे मेमोराइज करना है? डेली घर बेसिस पे जाओ, याद करना चालू कर दो। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ठीक है, अब
यहां से हम आगे देखते हैं जर्नी कहाँ पे आगे चलती है। हमने देखा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, जिसको हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, इसमें मॉडर्न पीरियोडिक लॉ तुम लोगों ने समझ लिया है। किसको कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहा जाता है कि जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी है एलिमेंट की, वो पीरियोडिक फंक्शन होता है एटॉमिक नंबर का। बोल चुका हूं मैं। कोई पूछे क्या रीजन है, व्हाट इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, इस पीरियोडिसिटी होने का, प्रॉपर्टी के रिपीट करने की पीछे वजह क्या है, क्या वजह है जिसके कारण ये प्रॉपर्टी रिपीट कर रही है? तो कोई बताना चाहे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत करेक्ट आंसर नहीं है। ना ना ना, यहां पर आपको बोलना चाहिए सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये बोलना चाहिए। आप एक ग्रुप के, हाँ बोलो बेटा। सर सेम नंबर, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता रहा हूं, देखो जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैंने सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं कहे, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला है। देखो कैसे, लिथियम एटॉमिक नंबर कितना है 3, तो 2,1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो कितना है 1। सोडियम 11 है एटॉमिक नंबर, तो 2,8,1। मैं पुरानी कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूं खाली, तो देखो इसमें भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, देखो 1। पोटेशियम 2,8,8,1, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर किया तो ये आया, और आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते थे उसको कहते थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और तुम देख क्या रहे हो कि हर एलिमेंट के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे हैं। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम आ जाते हैं तो उससे ये फायदा होता है कि इलेक्ट्रॉन निकालना कितना कठिन है, इलेक्ट्रॉन निकालना कितना आसान है, ये सब में सेम रहेगा। और जब सब में सेम रहेगा तो प्रॉपर्टी भी मैच करने लगेंगी। इसलिए आपको याद होना चाहिए कि जो पीरियोडिसिटी के पीछे का रीजन है, वो रीजन ये है कि एलिमेंट के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आउटर मोस्ट, वो क्या होते हैं, ग्रुप के सेम होते हैं। एक ग्रुप के सारे एलिमेंट के, जैसे कोई ग्रुप की बात कर लो, एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं इनके सबके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, सेम। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, इसीलिए प्रॉपर्टी क्या करती है, मैच करती है। चलिए अब वो लाइन पढ़िए, देखिए कहां तक। तो ये एप्लीकेबल पीरियड में नहीं होता। ना ना, अप्लीकेबल पीरियड में नहीं होता, तभी तो पीरियड के अकॉर्डिंग रिपीट थोड़ी करते हैं, वो रिपीट करते हैं ग्रुप के अकॉर्डिंग। एक ग्रुप के एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होती है, पीरियड के एलिमेंट की प्रॉपर्टी नहीं सेम होती है, ग्रुप के एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होती है। भाई जैसे सेकंड ग्रुप का ले लिया, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। अब सेकंड ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं वो हैलोजन के साथ 2 वैलेंसी के साथ जुड़ते हैं, मतलब वो बनाते हैं सॉल्ट, जैसे डाइवैलेंट डाइहैलाइड बनाते हैं। उनका सबका नेचर 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करने का होता है, तो प्रॉपर्टी मैच करते हैं केवल ग्रुप में। अच्छा समझो मेरी बात, पीरियोडिक टेबल जो चैप्टर चल रहा है वो थोड़ा सा बहुत एक्साइटिंग चैप्टर नहीं है, सब मेमोराइज करने वाला चैप्टर है, क्योंकि ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल अप्रोच पे है। जब तुम इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे उसमें तुमको ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, उसमें प्योर तुमको केमिस्ट्री वाली फीलिंग आएगी। लेकिन चैप्टर सब अच्छे होते हैं, कोई चैप्टर न्यूमेरिकल अप्रोच को रखता है, कोई कॉन्सेप्चुअल अप्रोच को रखता है, कोई मेमोराइजिंग अप्रोच को रखता है, तो हमको हर चैप्टर से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां तक तो चीजें मैंने सिखा दी हैं, फिर आगे बढ़ता हूं, ठीक है। और तुम लोग पेपर में नकल बिल्कुल मत किया करो, मैंने देखा है कि तुम लोगों ने टेस्ट पेपर में बहुत ज्यादा ही नकल किए हो, अगली बार मैं ध्यान रखूंगा। अमन ने नकल नहीं किया था, अमन तुमने नकल किया था कि नहीं? अमन वोरा, नो सर। कोई पीछे बैठा था क्या, पेरेंट्स वेरेंट्स कोई? यस। कौन बैठा था? तभी नकल नहीं किया हमें लग रहा है। लेकिन तब भी मैंने तुम्हारी कॉपी में नंबर तुम्हारे कम है, लेकिन तब भी मैंने लिखा है वेरी गुड, क्योंकि तुमने नकल नहीं किया है, आंसर से पता चल जाता है ना। 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ, हम देख रहे हैं 10 सालों से बच्चों का आंसर मैच नहीं कर रहा है, तुम लोगों का बिल्कुल डिजिट टू डिजिट, डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक मैच कर गया, वाह। और जैसे फॉर्मूला नेट पर यूज किया गया वैसा ही तुम यूज किए हो, ये भी नहीं थोड़ा बदलाव कर दो। तुम लोग अपने को समझते हो होशियार, लेकिन बाद में तुमको परेशानी होगी जब ऑफलाइन एग्जाम होने लगेगा। ऑनलाइन में कोई डर नहीं, ऑनलाइन जब तक हो तुमको आईटी पेपर दे देंगे, कौन सा टेंशन तुम्हें। ऑनलाइन में तो जैसे अभी पास हो जा रहे हो हर पेपर में पास हो जाओगे, लेकिन आदत बहुत बिगड़ जाएगी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। यहां तक की बातें समझ लिया हमने, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बहुत सारी बातें सीखी हमने, अब आगे बढ़ते हैं।
ये पीरियोडिक टेबल आप देख रहे हो। इस पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखो तो देखो ये जो है इसको बोलते हैं एस ब्लॉक, इसको बोलते हैं मेरा प्यारा बच्चा डी ब्लॉक, इसको बोलते हैं पी ब्लॉक एस, और इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक। ठीक है, इनके बारे में अब हम थोड़ी थोड़ी जानकारी को कलेक्ट करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि कौन से बच्चे यहां पर ऐसे हैं जिनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नया वाला भी आता नहीं है, 1s2 2s2 2p6। मैं केवल ये जानना चाह रहा हूं, बिल्कुल मुझे नॉर्मल। नहीं आता है। ठीक है, इस पर सर आलमी, मैं भी नहीं। अच्छा अच्छा, चलो चलो ठीक है। मैं पहले अब वही कॉन्फ़िगरेशन पहले सिखा देता हूं काम चलाने भर का। ठीक है, इतना मैं नहीं सिखाऊंगा क्योंकि देखो पीरियोडिक टेबल में फिर मजा नहीं आएगा तुम्हें अगर वो नहीं आता होगा। मतलब बिल्कुल मैं क्लियर शब्दों में बोलूँ तो मतलब ही क्या पढ़ाने का फिर। तो इसीलिए कुछ बच्चे जिनको नहीं आता है मैं उनको रिवीजन के तौर पे बता दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो मैं एक पेज चुरा लूँ फिर उस पर बता दे रहा हूँ। बस एक मिनट के मैं बता दे रहा हूँ, कॉन्फ़िगरेशन बता के तभी मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, देखिए मैं पूरा नियम अभी नहीं सिखाने जा रहा हूं, अभी बस काम चलाने भर का याद कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे आप फंसो ना। आप बस इतनी चीज याद रखो प्यारा बेटा कि एक एटम होता है, कोई एटम जानते हो, किसी भी मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट, ये तो पता ही होगा, पहले चैप्टर में भी सीखा है। किसी भी एटम के अंदर सेल होता है। सेल का मतलब जैसे आप लोगों ने छोटे पे बनाया होगा कभी कभी, ऐसा पहला सेल, फर्स्ट सेल, फिर सेकेंड सेल बोला होगा, फिर थर्ड सेल बोला होगा। हो सकता है इसे आप क्लास 9th 9th में ऐसे पढ़ा होगा, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, ऐसे से ना। अब कुछ बातें बता रहा हूं उसको वैसे ही अडॉप्ट करिएगा। हमने कहा कि माना आपके सामने फर्स्ट सेल है, तो पहले सेल के अंदर कुछ सब सेल होते हैं। जैसे पहले सेल के अंदर केवल एक ही होगा, नियम है एक। नियम क्या है? जो सेल होगा उसी सेल के अंदर उतनी ही सब सेल होंगी। अगर वो सेल है थर्ड तो उसके अंदर 3 सब सेल होंगी। अगर वो सेल है फोर्थ तो उसके अंदर 4 सब सेल होंगी। अगर वो सेल है सेकंड तो उसके अंदर 2 सब सेल होंगी। ये नियम याद रखिएगा। जो सेल है वही उतने ही सब सेल, पहले के अंदर 1 सब सेल, सेकंड सेल के अंदर 2 सब सेल एस और पी, थर्ड सेल के अंदर 3 सब सेल एस, पी और डी। जब मैं सेकंड चैप्टर पढ़ाऊंगा या आप लेक्चर देखोगे तो थोड़ा और जानकारी देखना। ठीक है, बहुत अच्छे से 3D में इनका पूरा डायग्राम सब समझाया गया है, पूरा बकायदा 3D में। फोर्थ सेल में देखो क्या है, 4 सब सेल होंगी, एस, पी, डी और एफ। चलो जी, अब बस आपने इतना समझा, क्या समझा? आपने इतना समझा कि भैया पहले सेल के अंदर 1 सब सेल होता है एस, दूसरे के अंदर 2 होते हैं एस और पी, तीसरे के अंदर 3 होते हैं एस, पी, डी, चौथे के अंदर 4 सब सेल होते हैं एस, पी, डी, एफ। ठीक है, अब अगर मैं ऐसे लिखूं 4p, तो 4p का मतलब समझ रहे हो, फोर्थ सेल का p सब सेल, क्योंकि p तो सेकंड में भी है और p तो थर्ड में भी है। अगर थर्ड वाले का p मुझे बनाना होता तो मैं कैसे बनाता? मैं ऐसे लिखता, 3p करके लिखता। ठीक है, अगर माना मुझे d बनाना है, d मुझे थर्ड वाले का बनाना है, तो थर्ड सेल का d ऐसे लिखा जाएगा और फोर्थ सेल का d कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा। एक क्वेश्चन आया था तुम्हारे टेस्ट में, पिछले टेस्ट में हमने दिया था क्वेश्चन, सबका सही था, मुझे पता नहीं कैसे सबका सही हो गया, मुझे लगता है सबको मिल गया होगा नेट पे जल्दी, कि जी सबसेल के लिए n की वैल्यू मिनिमम कितनी हो। f के लिए मिनिमम कितना n चाहिए, इसको n कहते हैं, सेल को n से रिप्रेजेंट करते हैं। f के लिए n कितना हो मिनिमम 4, तभी f आता है। d कब आता है? जब n की वैल्यू 3 हो तभी d आता है, उसके बाद तो आएगा ही d, लेकिन d कम से कम तभी आता है जब थर्ड सेल हो। अब देखो f के बाद g आता है। ठीक है, अल्फाबेटिकली नहीं बात कर रहा हूं यहाँ, नॉर्मली सेल के हिसाब से। तो g लाने के लिए वो सेल नंबर कौन सा होना चाहिए? 5th। ये आंसर था उसका। चलिए, एक छोटी सी जानकारी दिया, अब आगे बढ़ते हैं। अब कॉन्फ़िगरेशन करते कैसे हैं? कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए कुछ बातें अपने दिमाग में बैठानी पड़ेंगी। ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ये इतनी जानकारी कोई बहुत कठिन चीज नहीं है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए तुम्हें एक नियम, 2 ही चीज केवल पता होनी चाहिए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। एक होता है जिसको हम कहते हैं ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, एक नियम होता है जिसको हम कहते हैं ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन पहले किस सबसेल के अंदर भरा जाएगा, एनर्जी लेवल बताता है। वो कैसे लिखा जाता है मैं बताऊं। पहले आप 1s लिख लो, 2s लिख लो, 3s लिख लो, 4s लिख लो,
5s लिख लो, ठीक, 6s लिख लो, ठीक है, 7s लिख लो, फिर एक छोड़ दो यहाँ, फिर यहाँ पर 2p लिख लिया, 3p लिख लिया, 4p लिख लिया, 5p लिख लिया, 6p लिख लिया, 7p लिख लिया। सर ये कैसे याद करें? अब इसको तो बैठाना पड़ेगा दिमाग में। ऐसे ही तो लिख रहे हैं एक करके 7 तक नंबर, फिर p वाले लिख रहे हैं, अब d वाले लिखेंगे एक छोड़ के। 3d लिख लिया, 4d लिख लिया, 5d लिख लिया, 6d लिख लिया। अब f वाले लिखो, 4f लिख लिया, 5f लिख लिया। बस इतने से काम चलेगा, इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। अब देखो करना क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाते हैं, अभी समझ में आ जाएगा, परेशान ना हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का भरने का जो पैटर्न है वो कुछ ऐसा होता है। कॉन्फ़िगरेशन तो तुरंत सीख जाओगे, कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ठीक है भाई। ऐसे बना के करके तुम किसी भी बुक को खोलोगे, किसी भी बुक को, इवन एनसीईआरटी भी खोलो तो इसमें ये बना हुआ है। तो ये दिमाग से हटा देना कि सर ये लेक्चर के बाद हम ढूंढेंगे कहाँ पे। आप लेक्चर दोबारा भी देख सकते हो, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा क्योंकि रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर आपके ऐप पे मिल जाएंगे, आपको मैं अलग से लिंक के थ्रू प्रोवाइड कर दूंगा। अब देखो 1s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे? 1s के बाद इलेक्ट्रॉन भरेंगे 2s में। देखिए इलेक्ट्रॉन भरा यहीं से जाता है, घूम के यहीं से आते हैं, 2s में भर लिया। अब 2s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे? 2p में। 2p के बाद 3s, 3s के बाद फिर वापस घूम के आएंगे 3p में। अच्छा बताओ 3p के बाद किस में भरेंगे? 3p के बाद किस में भरेंगे? कोई लिख लो, बोलो 3p के बाद किस में भरेंगे इलेक्ट्रॉन? अरे भैया भूल भाल गए हो क्या सब? हाँ 3p के बाद 4s में भरेंगे। अब 4s के बाद किस में भरेंगे? 4s में, 3d में, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, और 5s के बाद फिर 4d में। मतलब जब यहाँ पे खत्म हो जाए तो यहाँ नीचे मत आ जाना, शुरुआत यहीं से करना ऊपर से, बस यही तरीका याद रखना और काम ही खत्म। काम क्या खत्म? बस एक चीज और याद रखनी है खाली, क्या कि s के अंदर मैक्सिमम केवल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम। देखिए जगह है 2 भर की, अब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो एक ही भर लेंगे, लेकिन मैक्सिमम 2 आएंगे, इससे ज्यादा नहीं कभी भरा जाएगा s के अंदर। p के अंदर मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। d के अंदर मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। f के अंदर मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म। अब तुम्हें जरूरत ही नहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट की। जैसे माना मुझे सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन करना है, ठीक है, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन करने गए तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? देखो Z इक्वल टू 11, एटॉमिक नंबर कितना है सोडियम का? 11 है। अब कॉन्फ़िगरेशन भी हम करते हैं 11 का, ठीक है। अब कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए जरा पहले नॉर्मल पैटर्न देखो, किसमें किसमें भरना है। पहले 1s में, 1s में देखिए पहला तुमने सेल लिखा, सेल और उसका सबसेल, 1s पहले सेल का सबसेल, और s में कितने इलेक्ट्रॉन आते थे? कोई बोलेगा s में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2। तो 1s में तुमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। 1s के बाद फिर देखो क्या आता है? 2s, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए? फिर 2 इलेक्ट्रॉन s में आते, s में 2 ही आते हैं मैक्सिमम। देखिए समझ में ना आए मुझसे फिर पूछो, जब मैं तुमसे पूछूंगा अभी तो मुझे आंसर चाहिए आपसे, ठीक है। फिर 2s के बाद क्या आएगा? 2p, 2p में कितने p में कितने आते हैं? 2 से कोई मतलब नहीं, p में कितने आते हैं? 6, तो इसमें 6 आ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन भी काउंट करते रहो कितने भर रहे हो। इलेक्ट्रॉन कहां भरते हो? ऊपर की तरफ। और इलेक्ट्रॉन कितने फिलअप कर चुके हो अभी तक? तुमने 4 और 6 10, यू हैव टू फिल 10 इलेक्ट्रॉन टिल, अभी तक तुमने 10 इलेक्ट्रॉन भर रखे हैं। अब 2p के बाद किस में जाओगे? 3s में जाओगे। s में तो आते हैं 2, लेकिन बचा ही एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां भर दिया। ये देखो कॉन्फ़िगरेशन है किसका? सोडियम का। सिंपल है। आ जाओ अब अगले में। सोडियम के बाद नेक्स्ट जैसे हमने माना ले लिया क्लोरीन का। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हमने ले लिया माना 17, ठीक है, एटॉमिक नंबर उसका 17 होता है। कॉन्फ़िगरेशन करो, कॉन्फ़िगरेशन में देखना वही पैटर्न में फॉलो करूंगा। क्या? पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, फिर 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, और देखो फिलअप कितने हो गए हैं? 12। 3s के बाद फिर क्या आता है? 3s के बाद 3p आता है, और 3p में इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे? आते तो 5 है, लेकिन 5 सॉरी आते तो 6 हैं, लेकिन भरेंगे 5। क्यों 5 भरा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही खत्म हो गए पूरे। क्यों खत्म हो गए? ऊपर काउंट करो, 2 2 4 6 10 2 12 5 17, तो आपने भर लिया। चलो अब मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें करके बताएंगे आयरन का। इनमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, लेकिन अभी इस चैप्टर में तुम्हें एक्सेप्शंस की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। जब सेकंड चैप्टर में आओगे तब एक्सेप्शंस पढ़ाएंगे, मतलब यहाँ के लेवल में काम खत्म हो गया, इतने से काम चल गया।
अब आयरन का कन्फिग्रेशन हमें करके बताओ, अल्बिन बताओ, तुम्हें नहीं आता था, अब देखिए सीख पाई को नहीं सीख पाई, बताओ। सर 1s 1s क्या, 1s बिल्ली, 1s शेर, 1s क्या, 2 1s2, हाँ, फिर 2s2 2s2, फिर 2p6 2p6, फिर 3p6 फिर 3p, 3p2 3p कहाँ से आ गया, देखो 2p के बाद क्या आता है, 3s आता है, 3s2 3s2, हाँ, फिर फिर 3p6 हाँ 3p6, p में 6 आते हैं, देन और 3 उसके बाद 3p के बाद देखो यहाँ पर, यहाँ 3p है, 3p के बाद देखो, हाँ 4s2, अब फिर क्या आएगा 4s के बाद, 4s के बाद 4p ना ना ना, फिर कहाँ 4s के बाद यहाँ कहाँ चलेगी, पैरेलल में, यहाँ से स्टार्ट होगा ना, खत्म यहाँ पे हुआ है तो स्टार्ट यहाँ से, हाँ 3d10 3d10, अब 10 क्यों भरोगी, पहले काउंट भी तो करो इलेक्ट्रॉन, ये थोड़ी कुछ भी भर दोगी, देखो 26 भरने हैं, काउंट करके देखो अब 3d में कितने भरेंगे हम, 16 हो चुके हैं। आप बताओ कितने भरे, 10 भर दो, 3d 6 होगा, क्यों, देखो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, यहाँ तक 20 हो गए हैं, और टोटल कितने भरने थे 26, तो आते तो 10 हैं लेकिन बचे ही 6, तो 6 भरेंगे, समझी बेटा आलमीन कि नहीं। यस सर। चलिए अब मैं किसी दूसरे बच्चे से पूछता हूँ, जैसे 4s 1 और 3d 5 4s नहीं बेटा, जो क्रम है उसी क्रम में चलोगे, और वो जो एक्सेप्शंस हैं वो इसमें नहीं लगता, एक्सेप्शंस दूसरे केस हैं, क्रोमियम एंड कॉपर में लगता है, ये एक्सेप्शन वाला केस नहीं, ठीक बेटा। चलिए अब माना मैंने ले लिया जिंक, जिंक का एटॉमिक नंबर 30, अब इसका मुझे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके बताएंगे कोई भी एक लोग, प्राची या शेफाली, आप दोनों में से कोई बता बेटा, जिसको समझ में आ गया, 30 इलेक्ट्रॉन भरने कैसे भरोगी, अभी क्लियर ना हो तो बता दो, कोई समस्या नहीं, नहीं कि सर क्लियर नहीं हुआ है, प्राची, शेफाली, मांडवी, कोई बताना चाहे, अरे तुम लोग बोलो तो कि हाँ सर अभी क्लियर नहीं हुआ है, यस सर मैं बताऊंगा। हाँ बता बेटा शेफाली। सर 1s2 1s2, 2s2 2s2, 2p6 2p6, वेरी गुड, 3s2 3s2, 3p6 3p6, सर फिर 4s2 4s2, फिर सर 3d10 3d10, वेरी गुड, 3d10 इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ तक 20 भर गए थे, अब सीधे 10 भरने थे, बस हो गया, यस क्रम वही फॉलो करना है, कोई बहुत कठिन चीज नहीं है, बस दिमाग से डर निकालना पड़ेगा। अब एक का कन्फिग्रेशन और करो, देन आप सब लोग फ्री हो, फिर इसका फिर मैं क्वेश्चन कराना चालू करूंगा, आपको करना है आयोडीन का कन्फिग्रेशन, आयोडीन का एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 53, सबका एटॉमिक नंबर याद करने की जरूरत नहीं, वो दिया रहता है हमेशा। अब नए बच्चों में से ही कोई हमें करके कन्फिग्रेशन बताए, प्राची शेफाली का तो हो गया, अब मुझे बताना चाहेंगे प्राची, सर मांडवी, मेरा नाम शेफाली में दिव्या है। हाँ हाँ बेटा दिव्या, तुम्हारा नाम लिखा है ना, मैं भूल जा रहा हूँ, अच्छा कैसे याद हो वो जाएगा, सर आईडी दूसरी है। कोई बात नहीं बेटा, जब तुम लोगों को कभी ये याद नहीं हो रहा तो हमें नाम कैसे याद होगा, और वैसे भी मेरा दिमाग में छोटा है, याद ही नहीं होता नाम। तो प्राची तुम्हें कुछ समझ में आया बेटा कि मैं किसी और से पूछूं, यस सर। बता बच्चा। सर 1s2 1s2, 2s2 2s2, 2p6 2p6, 352 352 कहाँ है, हम ऊपर लटक जाएंगे पंखे में, 352 कहाँ है, ऐसा है वो, सर 3s2 सॉरी 3s2, सर 3p6 3p6, 4s2 4s2, 3d10 3d10, सर 6 सर 6 हाँ। 5 ना ना अब रुक जाओ, अब कुछ भी ना बोलो, सर देखो 6s पहले सुनो, तो पहले तो 3d10 तक देखो कितने इलेक्ट्रॉन भर गए, 3d10 तक 30 इलेक्ट्रॉन भर गए, ठीक है। अब 3d देखो यहाँ पे, अब इसके बाद देखो किसमें भरेंगे, ये 3d है, इसके बाद बताओ किसमें भरा जाएगा इलेक्ट्रॉन, सर 6x ये सर 6 6s कहाँ, 6s बेटा कहाँ चली गई, 6s यहाँ है, देखो ये है 6s, सर 4p6 हाँ 4p में भरेंगे, बिल्कुल सही बेटा। आपका बेटा नाम क्या है, विनीत नाम है, क्या नाम है बेटा आपका, तो शिवानी शिवानी बेटा, तो शिवानी देखो आप किसमें भरेंगे, 4p में भरेंगे, 4p6, फिर बताओ, हाँ 5s2, वेरी गुड शिवानी। 4 and 13 अब 5 के बाद देखो, अब यहाँ से शुरू, यहाँ से करेंगे, 4f कहाँ चले गए, वाह तुम भी बेटा इस पर से वाले अलग टैलेंटेड आदमी हो, 5s के बाद कहाँ जाओगे, यहाँ 4d में आओगे ना,
हाँ अब सॉरी सर 4d10। अब देखो काउंट करो ऊपर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 30 यहाँ तक हो गए थे, तो ये 28 और भर दिए तुमने तो 58 चले गए, तो गलत कर दिया तुमने, ज्यादा हो गए, तो 4d वाला गायब करो। अब बताओ कितने भरेंगे 4d में, ये 30, 36, 38 नहीं सही था, 38 और 48 ही तो हुआ अभी। हाँ सही था। अब बताओ अब 4d10 के बाद क्या आएगा, 4d10 तक कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, काउंट करिए सभी लोग, 4d10 तक इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 36, 38, 48 हो गए हैं। अब 48 इलेक्ट्रॉन भर चुके हो आप लोग, यहाँ तक 48 भर चुके हो। अभी और कितने भरने हैं 48 के बाद, अभी अब फिलअप और कितने करने हैं, 53 थे तो और कितने फिलअप करने हैं इसमें, 5। अब 5, हाँ 5 और भरने हैं, तो 4d के बाद देखो क्या है, 4d के बाद 5p है, तो 5p में कितने भरेंगे बताओ, 5p5। हाँ 5p5 बिल्कुल सही सुभरा। अब देखो ऐसे कन्फिग्रेशन हो गया। देखो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी यार, वो तुम्हारा छोटे बच्चों वाला 9-10 की जिंदगी नहीं है कि एग्जाम आया एक दिन पहले मम्मी ने डाटा बैठाया आपके सामने और आपने याद कर लिए वही क्वेश्चन सेम टू सेम देख लिए, या फिर 2 पर्ची बना लिया उसमें कुछ आंसर उसमें लिख लिया, सेम टू सेम आ भी जाते थे। यहाँ तो पहले कन्फिग्रेशन सीखो और कन्फिग्रेशन का यूज पड़ेगा। कहीं आपसे कोई 10 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा कि 10 एलिमेंट दे दे और कहीं इनका सबका कन्फिग्रेशन लिखते रहो। हो सकता है कि कुछ स्कूलों में जहां बिल्कुल नहीं पढ़ाते हैं वहां पे ऐसा क्वेश्चन दे, लेकिन ये उम्मीद मत करो कि तुमको क्वेश्चन दे देंगे 10 एलिमेंट लिख देंगे, कहेंगे इनका कन्फिग्रेशन करो 10 नंबर में ना। कन्फिग्रेशन की जरूरत पड़ेगी तुम्हें, इसलिए कन्फिग्रेशन तो आना ही चाहिए। अब आप क्लास 11th में हो, इवन मैं कभी कोई कम्पिटेटिव चीज नहीं पढ़ा रहा हूँ। जैसा मैंने आप लोगों से कहा था मैं जल्दी कम्पिटेटिव बैच स्टार्ट करूंगा, तो मैं पीटीएम के बाद ही स्टार्ट करूंगा वो बैच, तो उम्मीद करते हैं वहां पर आप लोगों से बात कर लेंगे। लेकिन पहले आप अप्रोच तो दिखाओ भाई, कंपटीशन पढ़ना है वो एक अलग बात है, पहले आप बेसिक चीज सीखो। तो उम्मीद करता हूं कि कॉन्फ़िगरेशन आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। इतना कॉन्फ़िगरेशन ने बता दिया कि जिससे आपको आइडिया लग जाए। अब इसी में एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट और, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करना, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करना आना ही चाहिए। चलो वो इसको भी एडअप कर देते हैं इसी के अंदर। ये क्या था, 4d के बाद 5p5। हाँ अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करना, देखिए जब तुम पुरानी कॉन्फ़िगरेशन पे जाते थे तो काउंट करना को बहुत आसान होता था। जैसे 2,8,3 है तो आउटर मोस्ट में काउंट करते थे, 3 आता था, आंसर 3 हो जाता था वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। या फिर आपका कॉन्फ़िगरेशन ऐसे आया 2,8,8,4, तो आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इतने ही होते थे। तो क्लास 8th 9th तक तो बड़ा आसान था। यहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने में थोड़ी समस्या होती है। कॉन्सेप्ट वही है, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, फिर समझना, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन आउटर मोस्ट सेल पहचानना पड़ेगा। आउटर मोस्ट सेल कैसे पहचानते हो, वो तुम पहचानते हो आगे के नंबर को देख के। आगे के नंबर का मतलब जैसे 4p लिखा है तो ये है 4th सेल और उसका p सब सेल। तो यहां पर हमको बताओ सबसे बड़ी सेल नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा सेल नंबर कौन सा है, क्या 6 है, क्या क्या है सबसे बड़ा सेल नंबर, पहले वाले में सबसे बाहर वाली सेल कौन सी है, कोई भी एक लोग। 4 थर्ड है बेटा, आगे का नंबर थर्ड ही तो है। अच्छा आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, आप ऐसे काउंट कर रहे हो 1 2 3 4, ना ना ना, ये फर्स्ट सेल थी 1 वाली, उसके अंदर एक ही सबसेल था 1s। सेकंड था उसके अंदर 2 सबसेल थी 2s एंड 2p, लेकिन ये सेकंड सेल है। और आगे थर्ड नंबर आया, थर्ड के अंदर अभी एक ही सबसेल है 3s, हो सकता तो 3p भी होता, लेकिन सेल कौन सी है बाहर वाली, थर्ड। अब थर्ड में केवल एक ही सबसेल है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वही होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने हैं, 1। ये याद रखिएगा, ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बच्चे आधा चैप्टर पढ़ डालते हैं, केमिस्ट्री आधी खत्म हो जाती है उनको, तब तक ये चीज नहीं पता रहती है। चलिए सेकंड वाले पे आओ, देखें कौन बता पाता है। सेकंड वाले में कोई बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखें तुम लोग नंबर तो इतने इतने लाए हो। हाँ वाह, हाँ और कोई, और भी कोई पुराने बच्चे तो पढ़ रखे हैं, तुम लोगों से भी उम्मीद है हमें कुछ। 7, हाँ आफिया का आंसर सही है 7, आफिया ने आंसर सही दिया, 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 7 कैसे पता किया, क्योंकि तुमने देखा आउटर मोस्ट सेल थर्ड है, अब थर्ड के अंदर 2 सबसेल आ गई हैं, तो ये भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में काउंट किया जाएगा, ये भी काउंट किया जाएगा, क्योंकि थर्ड सेल में जो है इलेक्ट्रॉन उनको बोलते हैं। ये नहीं कि 3p वाले काउंट कर लोगे,
तो इसीलिए यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7। इसमें बता अच्छा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस वाले में बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इस वाले में देखिए कौन बता 2, वेरी गुड 2 ये जिसने बताया दीपांशु बहुत सही बताया। अब यहां पर ये मत देख लेना कि 3D जो बाहर वाला है इसको देख के बताओगे गलत बोल दोगे, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं सेल आगे का नंबर होता है, आगे का नंबर सबसे बड़ा कौन है 4, और 4 केवल एक ही है यहाँ पे, और एक ही है तो उसको गोला लगा लो और उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो इस आयरन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कोई पूछे आयरन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो क्या बोलोगे 2। जिंक के अंदर बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, वेरी गुड, जिंक के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, कंचन बिल्कुल सही। आयोडीन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ 7, हाँ क्योंकि देखो आउटर मोस्ट 5 वाला है और 5 वाले 2 हैं, तो 5 वाले में 2 में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 7। वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक डीलिंग वाला पार्ट है, तुम आगे का नंबर देखो, सबसे बड़ा वाला नंबर देखो, उस टाइप की कितनी सबसेल है वो काउंट करो और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। अस्मिता कुछ बोलना चाह रही हो, आपकी आवाज नहीं आ रही, ठीक है चले कोई बात नहीं, आप मैसेज कर सकती है। अब लगभग कॉन्फ़िगरेशन समझ लिया है, इतने कॉन्फ़िगरेशन से हमारा पीरियोडिक में जो भी कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी तुम सब कर ले जाओगे, पीरियोडिक में तुम नहीं फंसोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, अब आगे देखते हैं भी क्या क्या चीजें हैं। इस पीरियोडिक टेबल के कुछ ड्रॉबैक भी हैं, कुछ कमियां भी हैं, जैसे कुछ बेसिक कमियां देखो। पहला, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। पीरियोडिक टेबल में अभी भी पोजीशन जो है हाइड्रोजन की फिक्स नहीं है। आप देखो कैसे फिक्स नहीं है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो भले यहाँ पे रखा गया है, लेकिन कई जगह पे तुम पीरियोडिक टेबल जब देखते हो तो हाइड्रोजन बीच में बना देते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है वो पहले ग्रुप से भी मैच करती है, और हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है वो 17 ग्रुप से भी मैच करती है, 17वें ग्रुप से भी मैच करती है। अब सर क्या मैच करती है प्रॉपर्टी, वो जब चैप्टर में आओगे तब हम सीखेंगे, अभी क्या सीखें। जब तुम एस ब्लॉक में जाओगे ना तो एस ब्लॉक में ये है क्वेश्चन कि हाइड्रोजन की वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं जो पहले से मैच करती हैं और 17 से मैच करती हैं, तो वहां पे आप इस चीज को लिखोगे, अभी नहीं। तब तक के लिए बस इतना याद रखो, ये एक पीरियोडिक टेबल की लिमिटेशन है मॉडर्न वाले की कि हाइड्रोजन की पोजीशन वो अभी तक फाइनल नहीं कर पाए हैं, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी हर जगह से, मतलब हर जगह नहीं, ग्रुप 1 और ग्रुप 17 दोनों से मैच करती है। तो ग्रुप 1 में रखें कि ग्रुप 17 में रखें, ये समस्या वाली बात थी, इसीलिए हाइड्रोजन की पोजीशन नहीं फिक्स है। अगला देखो, लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड की सेपरेट पोजीशन रख दी गई, ये भी तो लिमिटेशन है यार, पोजीशन सेपरेट हो गई। पोजीशन सेपरेट हो जाने का मतलब क्या कि पीरियोडिक टेबल एक बनाई है जब तुमने टेबल, तो उसको अलग क्यों कर दिया, उसी टेबल में तुम मैनेज किए होते, अलग कर दिए हो तो ये भी एक लिमिटेशन ही मानी जाएगी। और लिमिटेशन देखो पीरियोडिक टेबल की क्या है, एक लिमिटेशन होता है आइसो बार की प्रॉब्लम। दो वर्ड होते हैं, एक आइसोटोप्स, एक आइसोबार्स। आइसोटोप्स होते क्या हैं, जिनका सेम एटॉमिक नंबर हो, एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन डिफरेंट क्या हो, मास नंबर हो, लेकिन मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो। जैसे हमने कहा क्लोरीन, क्लोरीन 1735, क्लोरीन का 1737। अब क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं, नीचे एटॉमिक नंबर बनाते हैं, 9th में पढ़ाया गया था। एटॉमिक नंबर देखो दोनों का सेम है लेकिन मास नंबर दोनों का क्या है, अलग, तो आइसोटोप्स इनको कहते थे। अरे जैसे तुम नॉर्मल मार्केट में जाओ, अब माना तुमको टमाटर खरीदा तुमने दो, तो अब टमाटर माना कुछ अलग कलर का है, एक टमाटर अलग कलर का है, प्रॉपर्टी दोनों की सेम है कि खाना बनाने में यूज होगा, लेकिन उनकी कुछ प्रॉपर्टी अलग हो गई। वैसा ही समझो यहाँ पे कि दो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर अलग अलग होता है, ऐसे भी एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, इनको बोलते हैं आइसोटोप्स। अगला हो जाता है आइसोबार्स। किसी को पता है आइसोबार किसको कहते हैं, सेकंड चैप्टर पढ़ चुके हो। हाँ, जिनका मास नंबर क्या होता है, सेम बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। चलो अब इसको समझाता हूं जरा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिखूं, मैंने लिखा माना कार्बन 14 और हमने लिख दिया नाइट्रोजन। अब ये कार्बन तुम कहो सर 12 होता है, नहीं, कार्बन 14 भी पाया जाता है और नाइट्रोजन भी है। अब अगर इन दोनों को देखो तो दोनों का मास नंबर तो सेम है
लेकिन एटॉमिक नंबर तो अलग अलग है। और पीरियोडिक टेबल कैसे बनाई गई थी? देखो पीरियोडिक टेबल बनाई कैसे गई थी? एटॉमिक नंबर के हिसाब से। यहां पर 6 पे कार्बन है, 7 पे नाइट्रोजन है, 8 पे ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। अब तुमने क्या देखा कि इन दोनों का एटॉमिक नंबर, कुछ गलत कर दिया क्या? मास नंबर सेम है, हाँ। अब तुमने देखा कि भाई एटॉमिक नंबर जो है, नहीं कुछ मैं गलत बोल गया, बोलना चाह रहा था आइसो बार, सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर। हाँ अब देखो, अब तुमने देखा कि 6 पे तो कार्बन ही होता है, मैं ये नहीं बताना चाह रहा था, कुछ और बताना चाह रहा था। नाइट्रोजन 14 हो गया, आइसोटोप्स सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, अलग अलग मास नंबर। तो हाँ, अब मैं इसको नाइट्रोजन कंपेयर ही नहीं करना चाहिए था, मैं गलत बोल गया, मैं इसको हटा दूं। नाइट्रोजन यहाँ लिख दिया ना, इसीलिए गड़बड़ हो गया। मैं वापस लिख देता हूं जो लिख रहा था, कार्बन। अब कार्बन दो फॉर्म में पाया जाता है, एक कार्बन 12 होता है और एक क्या होता है, कार्बन 14 होता है। अब कार्बन 12 और कार्बन 14, अब इन दोनों में से किसको मैं रखूं उस जगह पे? मैं इसको रखूं या इसको रखूं? तो ये कुछ मतलब आइसोबार्स की जो पोजीशन थी, ये भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम करता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की लिमिटेशन के तौर पे। बाकी जब मैं आइसोटोप्स आइसोबार की क्लास लूंगा, मुझे लगता है ये स्किप हो गया था, इसको जब मैं अलग से क्लास लूंगा तब मैं इस चीज पे दोबारा डिस्कस करूंगा। तुमने कितनी चीजें पढ़ी हैं? चलो पहले एक सारी चीजें रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम तब आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने पढ़ा कि पीरियोडिक टेबल क्या होता है। पीरियोडिक टेबल एलिमेंट का एक अरेंजमेंट है कुछ स्पेसिफिक पैटर्न में, कि एलिमेंट एक रेगुलर इंटरवल के बाद अपनी प्रॉपर्टी रिपीट करेंगे। ये जो रिपीटेशन होता है उसको कहते हैं पीरियोडिसिटी। आपने पढ़ा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो था वो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे दिया गया था। किसने दिया? मॉजले ने। में 18 वर्टिकल कॉलम होते हैं, ग्रुप 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती थी। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में उसको बांटा गया था। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है कि केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी जो होंगी एलिमेंट की, वो पीरियोडिक फंक्शन है इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की। केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी तभी रिपीट करेंगे जब उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाए। तुमने पढ़ा कि पीरियोडिसिटी का रीजन क्या है, कि सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का होना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, ये उसका कॉज है। अगला देखो, कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, ये हमने अलग से आपको सिखाया क्योंकि इसकी जरूरत तुमको पड़ेगी यहां पर भी, वैसे सेकंड चैप्टर में है ये। ड्रॉबैक की हमने बात कर लिया, अब हम यहां पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखो तो पीरियोडिक टेबल को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले तो ये कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से सबसेल में जा रहा है, उस बेसिस पे देखो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये पहला डिवीजन है कि इलेक्ट्रॉन कौन से सबसेल में जा रहा है, इसलिए 4 ब्लॉक में बांटा। पीरियोडिक टेबल को अगर देखो तो देखो 4 ब्लॉक में, ये एस ब्लॉक हो गया, ये पी ब्लॉक हो गया, ये डी ब्लॉक हो गया, ये एफ ब्लॉक हो गया। एक डिवीजन और है, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। अब अगर तुम यहां पर देखो, ये ब्लू कलर के जो देख रहे हो ये सब मेटल हैं, जितने भी ब्लू कलर के देख रहे हो सबके सब मेटल हैं। यहीं पे जो रेड कलर के देख रहे हो ये मेटेलॉइड है, मतलब सेमीकंडक्टर है, जिनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के बीच में आती है। और जो ग्रीन कलर के हैं वो सब के सब क्या है, नॉन मेटल्स है। मतलब मैं एक क्लासिफिकेशन और कर सकता हूं पीरियोडिक टेबल का, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड की बेसिस पे। तो अब इतनी जानकारी तो आप लोगों ने सीख ली है। अब मैं एक छोटी सी चीज सिखाऊंगा, मैं थ्योरेटिकल चीज नहीं पढ़ाऊंगा, अदरवाइज थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगी क्लास। 1 नंबर का एक क्वेश्चन आता है स्कूल में, ये सिखा देता हूं फिर आपको फ्री कर देता हूं, ठीक है? यार मुझे जरूरत हुई तो एक चीज और सिखाऊंगा, फिर एक टॉपिक और। एक टॉपिक है आईयूपीएसी करना। भाई बहुत सारे एलिमेंट हैं, उन एलिमेंट का सबका नाम है, जैसे सोडियम है, सोडियम का नाम हो गया, पोटेशियम का नाम पोटेशियम हो गया। लेकिन हुआ क्या कि जब 19th सेंचुरी चल रही थी, 19वीं सेंचुरी चल रही थी, उस समय एलिमेंट, नए एलिमेंट को डिस्कवर करने की एक होड़ मची हुई थी। अलग अलग कंट्री जो थे अलग अलग एलिमेंट को डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे थे। पता चला किसी ने एक एलिमेंट डिस्कवर किया, उसका एटॉमिक नंबर है 101, अब 101 है। अब पता चला किसी ने डिस्कवर किया, उन्होंने अपना नाम दे दिया। पता चला वही एलिमेंट किसी अदर कंट्री में डिस्कवर हुआ, उन्होंने अपना नाम दे दिया। किसी ने तीसरी जगह डिस्कवर हुआ, उन्होंने अपना नाम दे दिया। अब तीनों लड़ाई करने लग गए, तीनों देश, तीनों कंट्री लड़ाई करने लगे, हम तो यही नाम रखेंगे। जैसे एक एलिमेंट था जिसका नाम था रदरफोर्डियम, अमेरिका में उसका नाम रखा गया रदरफोर्डियम, और रसिया में उसका नाम रखा गया कुरकोटियम, ऐसे करके नाम रखा गया। तो ये आपस में नाम को लेकर लड़ाई ना हो,
इसीलिए IUPAC जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको तुम जानते हो, पहले से 10th में पढ़ा होगा, उन्होंने एक नियम दिया। उन्होंने कहा कि अब से, और अब का मतलब क्या, कि एटॉमिक नंबर जब 100 से ज्यादा होगा, उन्होंने कहा कि जब एटॉमिक नंबर 100 से अगर ज्यादा है, उनका नाम IUPAC के थ्रू ही रखा जाएगा। नाम रखने का उन्होंने तरीका क्या दिया, समझिएगा। इन्होंने कहा, ये बड़ा सिंपल है, बड़ा आराम समझ में आएगा। जैसे इन्होंने कहा कि अगर माना किसी का एटॉमिक नंबर ये है 103, ये हमने पहला क्वेश्चन दिया, हमने कहा मैं किसी का एटॉमिक नंबर इतना है, तो उन्होंने क्या किए, कुछ एब्रिविएशन बना दिए और नाम बता दिया कि ऐसे ऐसे नाम लिखोगे। अब कैसे नाम लिखोगे, देखो 1 के लिए देखो नाम क्या दिया गया, 1 के लिए नाम लिखा है अन, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, अन, पहला लेटर कैपिटल में कर देना, ठीक, उन्होंने रूल बनाया। 0 के लिए क्या है, नील। 3 के लिए क्या है, देखो ट्राई वर्ड, और उन्होंने क्या नियम बोला कि लास्ट में तुम्हें क्या लगाना है, EM लगाना है, ये कंपलसरी है। और पूरा जब जोड़ दिया गया तो नाम क्या निकल के आया, अन नील ट्राई EM, ठीक, अगर 2 आई है तो 1 हट जाएगा, अनलिल ट्राई EM। और सिंबल भी क्या आएगा, सिंबल ये पहला पहला लेटर उठा लो, इसका पहला U, इसका N, इसका T, तो सिंबल भी निकल के आ गया। अगर सिंबल लिखना तो पहला कैपिटल UNT, देखो इसका सिंबल आ गया। मैं एक और प्रैक्टिस कराता हूं, फिर आप मुझे बताओगे, ठीक है। जैसे हमने कहा कि माना कोई एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 117, अब इसका नाम देखो क्या आएगा, 1 के लिए देखो क्या आया, अन, फिर 1 के लिए क्या आया, अन अन अन, 7 के लिए देखो क्या है, सेप्ट, ठीक, 7 के लिए क्या है, सेप्ट। ऑर्गेनिक वाला नहीं है, थोड़ा सा बदला है, ये नहीं कि ऑर्गेनिक वाला याद कर लो। जैसे वहां 4 के लिए टेट्रा यूज करते थे, यहाँ क्वाड यूज किया गया है, ठीक है, वो ऐसा मत याद करना कि वही याद कर लेना, ठीक है। जैसे 7 के लिए हेप्ट यूज करते थे, यहाँ सेप्ट है, वहां हेप्ट यूज करते थे, बहुत मैच करते हैं लेकिन कुछ अलग है। अब देखो सेप्ट हो गया और प्लस क्या लगा दिया, EM, और इसका सिंबल क्या होगा, इसका U, इसका U और इसका S, तो सिंबल क्या हो गया, UUS, ठीक है। चलो अब मैं आपसे पूछता हूं, जल्दी से आंसर दीजिए। एटॉमिक नंबर 109 या 108, मुझे आंसर इस बात का कौन देगा, ना ना ना, जिससे पूछू, मुझे इस बात का आंसर, स्पर्श तुम बताओ, स्पर्श मिश्रा। सर अननील ऑक्ट। अननील ऑक्ट, और EM हमारे चाचा लगाएंगे, EM भी तो बोलना है ना, अननील ऑक्ट EM, और सिंबल क्या हो जाएगा, पहला पहला वर्ड UNO, तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा, UNO। चलिए एक और बताना जल्दी से। अगर एटॉमिक नंबर हो कितना, 110, अब 110 का नाम मुझे कौन बताना चाहता है, मांडवी बता पाओगे बेटा, तुमने अभी तक एक भी आंसर नहीं दिया है, बता बेटा। अन 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 EM 0 के लिए नील लगाओ और प्लस फिर EM लगाओ। अच्छा सिंबल बता पाओगे क्या आप, पांडवी, सिंबल क्या होगा इसका, yes sir हाँ, U स्मॉल U और फिर N हाँ, बस, ठीक है। EM EM थोड़ी होगा, सिंबल में EM कहाँ लगाया हमने भैया, हर जगह कहीं सिंबल में लगाया नहीं, बस 3 लेटर का होता है बस, ठीक है। तो मतलब इतनी कोई कठिन चीजें नहीं है, अगर तुम बस 5 मिनट का भी फोकस करो तो एक नंबर तो आराम से तुम्हारे झोली में आ जाएगा, कम से कम ये क्वेश्चन तो यार आप कर ही सकते हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आपकी क्लास 7:30 तक है, पर मैं 15 मिनट लूंगा, फिर आपको फ्री कर दूंगा, ठीक है, 7:15 पे मैं क्लास 4 कर दूंगा। एक चीज और सर 1 मिनट वाली स्लाइड खोल दीजिए हाँ प्लीज। हाँ बेटा देखो स्लाइड, बताओ आप बोलो, हो गया, जल्दी से देख लो जिसको जो जो देखना हो, ये सर डन। ठीक है। अब मैं एक चीज और सिखाऊंगा, छोटी सी चीज है, इसके बाद फिर आपको 10 मिनट के बाद मैं फ्री कर दूंगा, ठीक। देखो वो ये है लोकेशन। लोकेशन का मतलब आपको ये पता है मेरा प्यारा बच्चा कि ये है, देखो पीरियोडिक टेबल आपके सामने। इस पीरियोडिक टेबल में वो एलिमेंट की लोकेशन क्या है, जब कभी भी लोकेशन की बात करता है तो तुम्हें बताना होगा कि ग्रुप क्या है,
तुम्हें बताना होगा कि पीरियड क्या है, कौन से पीरियड का वो एलिमेंट है, तुम्हें बताना क्या होगा कि वो कौन से ब्लॉक का है। ये 3 जानकारी आपको देनी होंगी अगर कभी लोकेशन पूछे। ये 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी कई बार आता है। ये 1 नंबर 2 नंबर दो तरीके से आ सकता है। 2 एलिमेंट दे देगा तो 2 नंबर का, नहीं तो 1 नंबर का। अब कैसे पता करेंगे, मैं सारे रूल लिख रहा हूं, रूल पे ध्यान देना। रूल नंबर 1, पहले मैं 2 क्वेश्चन करूंगा, फिर 1 क्वेश्चन आप बताओगे, फिर तुरंत चले जाओगे आप, ठीक। रूल नंबर 1, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसीलिए देखिए मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाया। पहला स्टेप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, एटॉमिक नंबर तो दिया ही होगा तभी तो लोकेशन पूछेगा वो। रूल नंबर 2, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा जो लार्जेस्ट नंबर होगा, अभी बता दूंगा, एन की वैल्यू जो लार्जेस्ट एन होगी, जो सबसे बड़ी एन की वैल्यू होगी, वही मेरा प्यारा बच्चा क्या होगा, पीरियड नंबर। मतलब पीरियड नंबर तो तुरंत निकल आएगा, अभी जो मैं बताऊंगा ना तो समझ में आएगा। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 पीरियड नंबर निकल के आ गया। अच्छा ये तो थोड़ा रूल नंबर 3 यही था, मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ। नीचे लार्ज एन लिखा। हाँ लार्ज एन, जो लार्ज एन है वो पीरियड नंबर होगा। अभी समझाता हूँ बेटा, देखो रूल नंबर 1, पहले क्या करना है, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। रूल नंबर 2, ठीक है, नंबर ऑफ, पीरियड नंबर हो गया, ब्लॉक, ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू सबसेल। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जाएगा वही क्या होगा, ब्लॉक होगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जाएगा वही ब्लॉक होगा। पीरियड नंबर जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मिल जाएगा जो सबसे बड़ा एन है। तो 3 चीजें तो बच्चों वाली हैं, इसमें तो कुछ करना नहीं होता है। ग्रुप नंबर में तुम्हें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ग्रुप नंबर तुमसे मेहनत करवाएगा। ग्रुप नंबर मेहनत कैसे करवाएगा, ब्लॉक तो तुम पहले ही पता कर लिए होगे, ब्लॉक तुम्हें पहले ही पता चल जाता है। तो फिर क्या करना है कि अगर एस ब्लॉक का है तो रूल अलग है, अगर वो एलिमेंट पी ब्लॉक का निकल के आ गया तो रूल अलग है, अगर वो एलिमेंट डी ब्लॉक का निकल के आ गया तो ग्रुप नंबर निकालने के लिए रूल अलग है, अगर वो एफ ब्लॉक का एलिमेंट है तो ग्रुप नंबर निकालने के लिए रूल अलग है। जैसे अगर एस ब्लॉक का है वो एलिमेंट तो ग्रुप नंबर का जो रूल होता है वो क्या है कि ग्रुप नंबर वो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, या दूसरी भाषा में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एस सबसेल। एन एस सबसेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके बराबर होगा ग्रुप नंबर। सीधा सा फंडा, ये पहला रूल। चलिए अभी मैं अप्लाई कराऊंगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक, कठिन नहीं है। पी ब्लॉक का क्या रूल है, पी ब्लॉक का रूल है कि ग्रुप नंबर जो होता है वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एस एन एन पी प्लस 10। ये है पी ब्लॉक का। वैसे ये रूल, इतने 2 रूल तो तुम लोगों ने पढ़ रखे होंगे, कहां पे, 10th में भी था ये, डी में देखो, हाँ डी 10th में, बस डी ब्लॉक नहीं था। ग्रुप नंबर निकालने के लिए यहां पर रूल क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एस एंड एन -1 डी सबसेल। ये है रूल नंबर। नेक्स्ट डी ब्लॉक के लिए मैं अभी एक एक क्वेश्चन करता रहूंगा तुम्हारे सामने, बताता रहूंगा और प्रूव भी करता रहूंगा। एफ ब्लॉक में कुछ नहीं, एफ ब्लॉक का कोई रूल नहीं, ग्रुप नंबर सीधे 3 ही होता है। क्यों, ये भी हम डिस्कस करेंगे। चलो मैं एक क्वेश्चन करता हूं, ठीक है। मैं हर ब्लॉक का एक एक एलिमेंट लूंगा और उसको प्रूव करके दिखाऊंगा। चलिए मैं एक एलिमेंट उठा लेता हूं। जैसे तुम कोई एक एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का ले लो, जैसे हमने यहां ले लिया कैल्शियम, ठीक है, ये देखो कैल्शियम है। अभी बता रहा हूं बेटा, देखो कैल्शियम है, कैल्शियम देखो ग्रुप नंबर 2 में है और पीरियड नंबर 4 में है। मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, देखो तुरंत प्रूफ करके दिखा रहा हूं। हमने ले लिया कैल्शियम, कैल्शियम एटॉमिक नंबर कितना था मेरा प्यारा बच्चा, 20। तो पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1 देखो क्या है, राइट द कॉन्फ़िगरेशन। 20 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। देखो तुमने 20 इलेक्ट्रॉन भर लिए, ठीक, पहला स्टेप लगा लिया। अब देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, लास्ट इलेक्ट्रॉन यही तो भरा था तुमने, आखिरी वाले। तो वो ब्लॉक कौन सा निकला, बताओ कौन सा ब्लॉक निकला, ये एस ब्लॉक निकला। वेरी गुड, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें भरा है वही ब्लॉक निकल के आ गया। अब रूल नंबर 2,
अब देखो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में तुमको बता दूं, जो तुम अभी तक नंबर देखते आ रहे थे, आगे का नंबर जो सबसे बड़ा दिख जाए, उस कॉन्फ़िगरेशन में जो आगे का बड़ा नंबर दिख जाए, भले बीच में हो, तो आगे का बड़ा नंबर कौन है 4, तो वही पीरियड नंबर होता है। तो तुरंत पीरियड नंबर भी निकल के आ गया। देखो पीरियड नंबर कितना निकल के आया 4, ब्लॉक ऐसे पीरियड नंबर 4 है। ग्रुप नंबर का रूल क्या है, कोई पढ़ के बताओ, ग्रुप नंबर का रूल क्या है, कोई एक लोग, सात्विक, अमन, प्रणिका, ग्रुप नंबर का रूल क्या है एस ब्लॉक के लिए? हाँ, मतलब जो भी एनएस सबसेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, बस बात खत्म। एनएस का मतलब जो सबसे बड़ा एस है, एन का मतलब होता है सबसे बड़ा नंबर, तो जो सबसे बड़ा वाला एस है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं 2, तो यही देखो ग्रुप नंबर 2 है। जाके कैल्शियम में चेक कर लो, 4 पीरियड में है वो, ग्रुप नंबर 2 है और एस ब्लॉक का है। पता कर लिया, कौन सी बड़ी बात थी। अब चलो एक क्वेश्चन हम उसका ले लेते हैं, डी वाले का ले लेते हैं। डी का जैसे हमने ले लिया आयरन, एटॉमिक नंबर कितना होता है 26। कॉन्फ़िगरेशन करके देखेंगे, पहला रूल क्या है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन किया तो देखो क्या आया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। अब मैं जिससे पूछूं ब्लॉक हमें बताएंगे इस बार आरजू या फिर श्रेयसी में से, आरजू या श्रेयसी में से कोई एक लोग बताओ, ब्लॉक बताओ क्या होगा। आरजू या श्रेयसी में से कोई एक लोग ब्लॉक बताओ। बेटा तुम लोग यही हो कि भाग गए हो कहीं? हाँ ब्लॉक डी है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया था, तो ब्लॉक क्या हो जाएगा डी ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 4। ठीक है स्मिता, तो कौन सा पीरियड हो गया 4। अब यहाँ ग्रुप नंबर निकालना समस्या है। डी ब्लॉक का नियम क्या था ये मैं बता देता हूं, हो सकता है तुम्हें प्रॉब्लम हो। डी ब्लॉक का नियम देखो क्या है, डी ब्लॉक का ग्रुप नंबर निकालने के लिए नियम क्या है, जो सबसे बड़ा वाला एस है और उससे एक छोटा वाला डी, सबसे बड़ा वाला एस और उससे एक छोटा वाला डी, उसके इलेक्ट्रॉन। तो सबसे बड़ा वाला एस कौन है देखो 4s, ये सबसे बड़ा एस है। देखो जितने भी एस है सबसे बड़ा एस कौन है 4s, नंबर की बेसिस पे। तो उसके इलेक्ट्रॉन प्लस उससे एक कम वाला डी, उससे एक कम वाला डी कौन है 3d, तो इसके इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन जोड़ लो तो वो कितना आ जाएगा, वही ग्रुप नंबर आ जाएगा। तो ग्रुप नंबर कितना है 8। हो गया क्वेश्चन। ग्रुप नंबर में ही केवल प्रॉब्लम होती है और किसी में प्रॉब्लम नहीं होती है। अगला क्वेश्चन चलो सर डी में -1 होगा ना, तो n-1 है नहीं, देखो 4 में से एक कम है कि नहीं है, n की वैल्यू 4 है, उससे एक कम है कि नहीं बेटा। यस वो -1 का मतलब ये नहीं कि घटाओ, माइनस का मतलब पहले से है कि डी उससे एक कम वाला होना चाहिए। ठीक है, तो अपने आप होता है वही। अब एक क्वेश्चन और करना है, फिर इसके बाद फिर आप लोगों को फ्री करता हूं। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17। क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन जल्दी से हमें मैं कर ही देता हूं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। चलो अब मैं किससे पूछूं, अमन से हो गया, स्पर्श हो गया, उदित। उदित तुम आज कुछ आंसर नहीं दे रहे हो, जल्दी आंसर दो। ये सर आपने पूछे हाँ बताओ, ये इसका बताओ ब्लॉक कौन सा है। पी ब्लॉक है पी, क्योंकि आउटर इलेक्ट्रॉन इसमें गया है। बताओ पीरियड कौन सा है 3, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर 3 ही है। अच्छा इसका ग्रुप नंबर कौन सा है, ग्रुप नंबर का रूल देखो यहाँ लिख, ग्रुप नंबर का रूल, हाँ यहाँ लिखा है, हाँ सही है स्मिता। ग्रुप नंबर का रूल क्या है, हाँ उदित बताओ, तुम फिर से बताओ। हाँ उदित तुम बताओ, एनएस और एनपी के इलेक्ट्रॉन +2। हाँ तो एनएस के इलेक्ट्रॉन मतलब ये वाले, और एनपी के इलेक्ट्रॉन मतलब ये वाले, और +10, तो 2 + 5 + 10, तो कितना आ गया 17। अब देखो ये इसका स्क्रीनशॉट आप लोग खींच लीजिए, ठीक है। मैं फिर 1-2 क्वेश्चन और कराता, हाँ बोलो। रूल आपके सामने है, मुझे नहीं लगता कोई बहुत कठिन चीज मैंने सिखा दी है। अब एक क्वेश्चन मैं और आपसे पूछता हूं, फिर आप लोग जाइए, इसी का ही क्वेश्चन है, कोई भागेगा नहीं, ये नहीं कि अब हमसे कहीं ना पूछ लें तो भाग जाए। चलो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, कोई भी उठा के देखता हूं, कौन सा उठा लो। देखो अच्छा ग्रुप नंबर एफ ब्लॉक का ग्रुप नंबर 3 क्यों होता है ये समझ लो। एफ ब्लॉक का ग्रुप नंबर 3 फिक्स इसलिए होता है क्योंकि ये निकला यहीं से है, ये यहीं से निकला और यहीं से निकले का ग्रुप नंबर देखो कितना है 3, इसीलिए इसका ग्रुप नंबर हमेशा फिक्स होता है 3, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब मुझे एक क्वेश्चन केवल बता दें,
निकल 28, एटॉमिक नंबर 28। चलो निकल एटॉमिक नंबर 28 का कॉन्फ़िगरेशन कोई बता दे। निकल एटॉमिक नंबर 28 कॉन्फ़िगरेशन किसको किसको नहीं आता था? आलमीन को नहीं आता था, दीपांशु, श्रेयसी सबसे पूछ चुका हूं। आलमीन तुम ही बता बेटा, इसका पूरा मुझे लोकेशन और कॉन्फ़िगरेशन दोनों बताओ। बच्चा यही हो बेटा? हाँ बताओ। यस सर। सर कौन सा एलिमेंट थी? निकल जो है उसका पहले कॉन्फ़िगरेशन करो, फिर उसकी लोकेशन बताओ। एटॉमिक नंबर मैंने बता दिया 28। सर 1s2 1s2 2s2 2s2। um, देखो अभी 2p6 अभी यहीं से काम चला लो, यहीं से इसलिए काम चला लो क्योंकि यहाँ से आइडिया लग जाएगा, कि अगर याद ना हो तो। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ये भर के देखिए 20। अब भरेंगे 8 8 हाँ अब बताओ, अब लोकेशन बताओ बेटा। आलविन बताओ, पहले बताओ ब्लॉक कौन सा ब्लॉक है? सर मुझे दिख नहीं रहा कि आप कहाँ लिख रहे हैं। अच्छा तो ऊपर चला गया है क्या ये? हाँ, अरे महारानी अब बता रही हूँ। देखो कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। अब दिख रहा है? हाँ। सर ब्लॉक नंबर 8 डी है। ब्लॉक डी है, वेरी गुड, ब्लॉक डी है। आ गया। अब बताओ ग्रुप, नहीं पहले पीरियड नंबर बताओ। सर पीरियड 4 है। पीरियड 4 है, शाबाश। अब बताओ तुम इसका ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर का रूल देखो नीचे लिखा है। डी का रूल ये है, एनएस और n-1 डी के इलेक्ट्रॉन। एनएस का मतलब सबसे बड़ा वाला एस, और उससे एक कम वाला डी, उसके इलेक्ट्रॉन का सम सर 10। 10। हाँ 2 + 8 10। अब देखो जिनको समझ में नहीं आया है वो लेक्चर को दोबारा देखो, और आपकी अपनी जिम्मेदारी है, ये मैं नहीं जिम्मेदारी लूंगा। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है खुद के बेसिस पे। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो देखो तुम्हें कोई नहीं सिखा सकता यार। कोई कुछ भी कर ले, तुम नहीं सीख सकते अगर तुमने प्रैक्टिस नहीं किया है। तो उम्मीद करता हूं कि आज आप लोगों को थोड़ी बहुत जो बेसिक चीजें आप लोगों को सिखाई गई हैं वो समझ में आ गई होंगी।